जी सर। शुरू हुई रिकॉर्डिंग? जी सर। नमस्कार मित्रों, जयपुर से प्रकाशित मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे और दिल्ली के भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही वेबिनार श्रृंखला की 121वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है, कोविड काल में यह वेबिनार श्रृंखला हमने शुरू की थी, तब से नियमित रूप से यह श्रृंखला जारी है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले सरस्वती वंदना से इसे प्रारंभ करते हैं। सरस्वती वंदना के लिए आज हमारे साथ फकीर मोहन यूनिवर्सिटी बालेसर उड़ीसा के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर स्मृति पाढ़ी। डॉक्टर स्मृति पाढ़ी, लगभग 10-12 वर्षों का आपका अनुभव अध्यापन का। जयपुर में कुछ निजी विश्वविद्यालयों में आपने अध्यापन कार्य करने के बाद गांधीनगर में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का कोर्स शुरू किया और उसके बाद आप बालेसर के फकीर मोहन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। गुजरात प्रवास के दौरान आपने लगभग 200 एपिसोड खेलों के विभिन्न पक्षों पर तैयार किए थे, जो वहां के वंदे भारत चैनल जो है उस पर भी प्रसारित किए गए थे। लोक साहित्य पर आपकी पीएचडी है और कम्युनिकेशन टुडे के एडिटोरियल बोर्ड के भी आप सदस्य हैं। डॉक्टर स्मृति पाढ़ी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के कार्यक्रम को शुरू करें। डॉक्टर स्मृति। Thank you so much, sir, for this elaborate introduction that you gave about me. And I'm so glad to be part of this wonderful webinar on such a contemporary topic. किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम सरस्वती वंदना से करते हैं या गणेश वंदना से करते हैं, इस प्रार्थना के साथ कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल हो। तो सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवक्त्रामृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माश्रुतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर स्मृति। And it's a privilege to be a part of this wonderful webinar, I must say. And this topic is, I mean, so much of discussion is needed on this topic, sir. AI and its impact on media industry. In fact, today we were having our PhD scholars presentation in our department, and 2 and 3 topics were revolving around this topic. So I wish all the best for this webinar. I'll try to be part of this as much as I can. चलिए, बहुत बहुत आभार आपका इस प्रस्तुति के लिए। जैसा मैंने प्रारंभ से कहा कि कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में यह श्रृंखला संचालित की जा रही है। कम्युनिकेशन टुडे का प्रकाशन जयपुर से पिछले 28 वर्षों से नियमित रूप से किया जा रहा है और 28 वर्षों की इस यात्रा में कम्युनिकेशन टुडे के करीब 11 विशेषांक मीडिया के अलग अलग पक्षों पर प्रकाशित हुए हैं। हाल ही में मीडिया शिक्षा के 100 वर्ष, मीडिया और कोविड, डिजिटल मीडिया आदि अनेक पक्षों पर जो विशेषांक प्रकाशित हुए थे वो काफी चर्चित रहे। इस वर्ष का जो प्रथमांक है, जनवरी से जून का संयुक्तांक,
वो हमने रेडियो को समर्पित किया था। जमशेदपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में पढ़े हुए गए पत्रों का इसमें प्रकाशन किया गया। डॉक्टर नेहा तिवारी के सौजन्य से ये अंक प्रकाशित किया गया था। वहां जो पेपर्स उन्होंने प्रस्तुत किए थे अपने करीम सिटी कॉलेज में, उनका संकलन है। भारतीय विद्यापीठ दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड एक कॉलेज है, जिनके साथ हमने 100 वेबिनार के बाद ये आयोजन सहभागिता के आधार पर शुरू किया है। भारतीय विद्यापीठ के निदेशक प्रोफेसर एमएन हुडा किसी पारिवारिक व्यस्तता के कारण हमारे बीच में अभी नहीं है। जनरली सभी सेमिनार्स में उनका सहयोग और प्रोत्साहन हमें सदा मिलता रहा है, और उन्हीं की पहल पर ये हमने एमओयू साइन किया कम्युनिकेशन टुडे के साथ, और पिछले करीब 21वें जो ये सेमिनार है वो हम उनके सहयोग से यहाँ संचालित कर रहे हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, और जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं उसका विषय है आज इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन एंड एआई ऑन द मीडिया इंडस्ट्री वर्कफोर्स। तो हमें लगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर इस विषय पर कि मीडिया इंडस्ट्री में किस ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का और ये मशीन का जो असर आ रहा है वर्कफोर्स पे किस तरह का असर पड़ेगा, और ये संवाद करने के लिए हमारे साथ देश के 2 प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार जिनका बहुत लंबा समय इस इंडस्ट्री में काम करते हुए बीता है, डिजिटल दुनिया के, डिजिटल न्यूज़पेपर, डिजिटल इंडस्ट्री के एक जाने पहचाने हस्ताक्षर श्री जयदीप कर्णिक हमारे साथ हैं, और राजस्थान के अखबारों से अपनी यात्रा शुरू करने वाले, अब इंडिया टुडे के साथ राजस्थान का पूरा जो यहाँ का क्षेत्र है उसके प्रभारी ब्यूरो चीफ आनंद चौधरी हमारे साथ है, जिनका विस्तृत परिचय जब मैं उनको अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करूंगा उस समय आपके सामने रखूंगा। श्रम दिवस की दुनिया भर में अपनी एक महत्ता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाने की जो पृष्ठभूमि है बहुत संक्षेप में उसकी बात करूंगा आपसे। 1 मई सन 1886 को अमेरिका के लगभग 3 लाख मजदूरों ने हड़ताल की। 3,500 से अधिक जो वहां की फैक्ट्रियां थी, उन मजदूरों ने हड़ताल की अपने काम की शर्तों को बेहतर करने के लिए। 15-15, 20-20 घंटे उनसे काम कराया जाता था। ऐसी स्थिति में उन मजदूरों ने एकजुट होकर के ये कहा कि हमारे सेवा शर्तों को बेहतर किया जाए और काम के घंटे अधिकतम 8 निर्धारित किए जाए। उसी बीच शिकागो में एक आंदोलन के दौरान पुलिस ने गोलियां चलाई, उसमें 7 मजदूर मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। बाद में और इन पर विचार विमर्श चलता रहा, तो एक तरह से उन मजदूरों को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के मजदूरों को एक मंच पर संगठित कर ये शुरुआत की गई कि हम 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाएं और एक तरह से उन मजदूरों के प्रति अपनी, कहना चाहिए कि जो एक एकजुटता है वो कहीं ना कहीं दिखाएं। और बाद में तो 1923 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भी स्थापना की गई, और उसके बाद जिस तरह से वैश्विक जागृति हुई तो इन मजदूरों की सेवा शर्तों को बेहतर कराने का भी प्रयास किया गया। हमारे देश में भी इस तरह का प्रयास चेन्नई में 1923 में 1 मई को एक आंदोलन किया गया था। क्षमा कीजिए, आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी, और 1923 में भारत में चेन्नई में एक हाईकोर्ट के सामने जब प्रदर्शन किया गया और वहां किसान मजदूर पार्टी ने उसको आयोजित किया था, तो संयोग से 1 मई को ही हमारे देश में भी इस तरह के आंदोलन की शुरुआत होती है। तो अब लगभग दुनिया के सभी देशों में 1 मई इस रूप में मनाया जाता है। तो इसी प्रसंग की या इस दिवस के कारण हमने ये सोचा कि क्यों नहीं मीडिया में जो प्रभाव आ रहा है, क्योंकि प्राय ये कहा जाता है अब तो एआई एंकर्स आने लग गए हैं। अभी कुछ समय पहले गार्जियन में रोबोट संपादकीय लिखने लग गए थे। किस तरह से जो तकनीक ने प्रवेश किया है, ट्रांसलेटर्स, अब जिस तरह से ये गूगल या और इतने सारे ऐप हमारे पास आ गए जो ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं, प्रूफ रीडर्स का पद समाप्त होता चला जा रहा है, जितना ये मशीनीकरण होता चला जा रहा है, तो ऐसे दौर में कई बार ये आशंकाएं प्रकट की गई हैं कि आगे ऐसा तो नहीं हो ये काम मशीनों से संचालित किया जाने लगे। ये बात भी रेखांकित की जाती है कि मानवीय चेतना या मानवीय बुद्धि का शायद कोई विकल्प नहीं है। लेकिन कई बार ये भी लगता है कि जब रोबोट में हम संवेदनाएं पैदा कर देंगे तो क्या वो मनुष्य का भी स्थान ले लेंगे? जब मनुष्य की मस्तिष्क की उन तंत्रिकाओं पर अध्ययन किया जा रहा है, उसके सोचने समझने के तौर तरीके पर शोध की जा रही है,
आपका मोबाइल आपकी बातों को शायद कहीं सुन रहा है, जो आप सोचते हैं कहीं ना कहीं वो आपके ईमेल्स के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से अब चीजें आपके पास आने लग गई हैं। ऐसे दौर में भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वर्तमान हालात किस तरह के हैं, तो हमने ये सोचा कि इंडस्ट्री में जो मित्र हमारे काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ एक संवाद किया जाए, ताकि जो पत्रकारों की नई पीढ़ी हमारे साथ जुड़ रही है वो भी अपने करियर के बारे में उन संभावनाओं को तलाश सकें कि किस प्रकार से वो अपने आप को उसके लिए तैयार करें, ताकि आने वाले समय में जिन सपनों को लेकर के वो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स में आ रहे हैं, उसमें जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको उसमें एक मार्गदर्शन मिल सके। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री जयदीप कर्णिक को। जयदीप जी का एक लंबा अनुभव पत्रकारिता की दुनिया में है और मेरा पहला परिचय उनसे 2007 में हुआ था, जब वो राजस्थान विश्वविद्यालय के विभाग में आए थे और बीबीसी के साथ मिलकर के, उस समय ये वेब दुनिया में काम कर रहे थे, बीबीसी के साथ उन्होंने एक वर्कशॉप की थी। और मुझे याद है उस रोमांच को अभी तक कि उस वर्कशॉप की न्यूज तुरंत बीबीसी के उस वेबसाइट पर हमको देखने को मिली थी। तो इधर समारोह खत्म, उधर न्यूज। तो अब तो खैर ये रोमांच बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन एक समय होता है। और उससे भी पहले मैं जाऊं तो शायद 2000 के आसपास की बात है, जब हमने एक मीडिया शिक्षक सम्मेलन किया था। उस समय रविंद्र शाह जी उस वेब दुनिया में थे। उन्होंने वेब दुनिया की स्पॉन्सरशिप हमको दिलाई थी और पहली बार वेब दुनिया के उस कार्यों को हमने वहाँ एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारी उस कॉन्फ्रेंस में भी प्रकट किया था। तो मुझे लगता है कि वो जो दौर था 2000 के आसपास का, उस समय इस तरह की दस्तक देनी शुरू कर दी गई थी कि आने वाला समय जो है समाचार पत्रों की दुनिया का या मीडिया का, वो एक नया स्वरूप लेने जा रहा है। जयदीप जी बचपन में ही बड़े मेधावी छात्र, प्रतिभा संपन्न छात्र रहे हैं और शायद बचपन में ही उनके जिस तरह की गतिविधियां रही साहित्यिक, उसी में उनके जो पत्रकारिता का एक उनका व्यक्तित्व है वो शायद कहीं अंकुरित होने लगा था। उनके उस साहित्यिक रुचि के कारण वो विभिन्न प्रतियोगिताओं में सहभागिता करते रहे और जब विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश किया तब उन्होंने उद्घोष प्रयास नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। और उस समय जैसा एक होता है, हर युवा के मन में एक भाव होता है कि मैं अपने कलम के माध्यम से उन सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है उसकी जड़ता को, उसकी उस विद्रुपता को कहीं तोड़ने का प्रयास करूंगा। तो इसी प्रकार का एक भाव लेकर के जयदीप जी पत्रकारिता में आने के लिए, क्योंकि उसी समय से एक छटपटाहट उनके मन में कहीं जागृत हो गई थी। उसके बाद कुछ समय वो कॉरपोरेट और मार्केटिंग की दुनिया में रहे, जिस कारण से उन्हें पूरे देश को घूमने का अवसर मिला और अपने इस समाज को, अपने परिवेश को बहुत निकटता से आपने देखा। फिर उसके बाद आप नई दुनिया में प्रूफ रीडर के पद से काम शुरू किया। देखिए पत्रकारिता में एंट्री होती है प्रूफ रीडर से, तो मुझे लगता है कि उसके माध्यम से जो एक पैनी निगाह होती है, जिस तरह से प्रूफ रीडर उन शब्दों को देखता है, पकड़ता है, उसको गलतियां ठीक करता है, तो शायद वहीं से जो उनकी यात्रा थी वो उन्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले गई। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे विशेषांक निकाले नई दुनिया के, और नई दुनिया के उस समय के जो विशेषांक हैं वो किसी शोध ग्रंथ से कम महत्व के नहीं है। उनके जो पत्रकारिता विषयक विशेषांक हैं, फिल्म विषयक विशेषांक हैं, उनकी प्रतियां मेरे पास है और अभी भी जब कभी पुराना इतिहास देखना होता है तो मैं उन विशेषांकों को टटोलता हूँ। तो नई दुनिया में उस पत्रकारिता के विभिन्न पक्षों का प्रशिक्षण आपको मिला और वेब दुनिया, जो नई दुनिया का ही एक तरह से एक शुरुआत की गई थी, उसमें भी आप रहे। और डिजिटल दुनिया में एक नए प्रयोग करने वाले जो प्रारंभिक दौर के जो व्यक्तित्व थे, उनमें जयदीप कर्णिक जी का नाम काफी आगे है। ये नई दुनिया के स्थानीय संपादक भी रहे और वेब दुनिया के भी डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में नई उन्होंने प्रयोग किए। जैसा मैंने आपसे कहा, यूनिकोड को पहली बार उन्होंने उसमें जोड़ा, भाषाई पोर्टल उन्होंने शुरू किए। तो यो कहें कि उन नवाचारों को शुरू करने का श्रेय जयदीप जी को जाता है। मोबाइल पत्रकारिता की जो हम बात करते हैं वो उन्होंने उस दौर में प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद आप अमर उजाला के साथ जुड़ते हैं और वर्तमान में आप अमर उजाला का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें आप काम कर रहे हैं। और अमर उजाला इस देश में 75 वर्षों से अधिक समय से प्रकाशित हो रहा है। तो अमर उजाला के जो पत्रकारिता के उच्च मानदंड कायम किए समाचार पत्र ने, उनका निर्वहन करते हुए जो उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो मित्र अमर उजाला से जुड़े हुए हैं, वो उनका टेक्स्ट, वीडियो जो ये प्रयोग कर रहे हैं, उसने एक तरह से ग्राफिक्स के जो प्रयोग है, अनेक टीवी चैनल्स को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो जो अनुभव आपका प्रिंट और डिजिटल मीडिया का है, उसमें
वर्तमान दौर से लेकर के भविष्य की संभावनाओं को किस रूप में देखते हैं। मैं जयदीप जी को आमंत्रित करने के पहले आपसे ये प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा। प्रियंका जी भारतीय विद्यापीठ में पत्रकारिता के शिक्षक हैं। इसके पूर्व शिक्षण में आने से पहले आप आरजे के रूप में रेडियो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई रही। वर्तमान में रेडियो पॉडकास्टिंग पर आप पीएचडी कर रही हैं और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का जो नोएडा कैंपस है वहां से अपना आपने मास्टर्स उपाधि की और इवेंट मैनेजमेंट और आदि अनेक क्षेत्रों से आप जुड़ी हुई हैं। शोध पत्रों के लेखन से लेकर के सेमिनार्स में आपकी सहभागिता है। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के जो माननीय अतिथि हैं उनका बुके से स्वागत करें और उसके बाद जयदीप जी अपनी बात आपके सामने रखेंगे। नमस्कार सर, बिहाफ ऑफ भारतीय विद्यापीठ मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी था। सर के जितने भी टॉपिक्स हैं मुझे उन सबके लिए ऐसा लगता है कि सर मतलब बहुत रिसर्च के बाद ये टॉपिक्स आइडेंटिफाई करते हैं और फाइनली वो फाइनलाइज होता है अलॉन्ग विद द स्पीकर्स। तो दिस इज़ वेरी एसेंशियल टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस टू डिस्कस, टू टॉक ऑन इट। और फाइनली वो टॉपिक हम अपने वेबिनार पे लेकर आ गए हैं। तो आई होप जितने भी आज के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अगर वो चाहें तो इंटरेक्टिव सेशन भी रहेगा, बिकॉज आज के स्पीकर्स बहुत प्रोमिनेंट हैं और होपफुली वो सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स के होंगे। तो दे मस्ट कंट्रीब्यूट इन दिस एंड पार्टिसिपेट एज वेल। आज के बुके के साथ मैं आप लोग का वेलकम करना चाहूँगी ये ई बुके के थ्रू। एज सेट कि इस ई बुके में जो भी फ्लावर्स की फ्रेगरेंस है वो आपकी लाइफ को एक शाइन, एक स्पार्क और एक एनर्जी देती है जिससे हम इसी जोश के साथ अपने काम के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा जागरूक हो जाएं। तो सर दिस इज फॉर यू। कोविड ने हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट दिए, बहुत सारे परिवारों में बहुत ऐसे क्षण आए जब उन्हें अपने परिजनों से वियुक्त होना पड़ा, लेकिन एक विकल्प भी दिया जहां आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों एक साथ संवाद की इस निमित्तता को जारी रख सकते हैं। तो ये सही है। जैसा प्रियंका जी ने कहा या हमारे जो निदेशक हैं हुडा जी वो भी अक्सर कहते हैं कि इसकी जो खुशबू है गुलाब की फूलों की, उस खुशबू का हम एहसास कर सकते हैं। और इसी ये जो खुशबू है, मैं इसको कहता हूं कि जो विचारों की खुशबू है, इसको हम इसी तरह से फैलाते रहें। और विचारों का निवेश एक दिन में नहीं होता है, ये सतत प्रक्रिया है। तो उसी विचार विमर्श की श्रृंखला को जारी रखते हुए मैं भाई जयदीप जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। जयदीप कर्णिक जी। सभी उपस्थित जनों को नमस्कार, प्रणाम, मेरा अभिवादन। मैं उन सौभाग्यशाली पत्रकारों में से हूं जिनको संजीव सर का सानिध्य बहुत शुरुआती दौर से मिला। और जब इस तरह का पारस पत्थर आपके साथ हो तो आपकी कुछ भी हो, आप सोने की तरह दमकने लगते हैं। इस तरह के किसी भी धातु को स्वर्ण बना देने वाले गुरुजन हमारे समाज में उपस्थित हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूं कि संजीव सर का शुरुआती दौर से ही सानिध्य मिला, मार्गदर्शन मिला। और वो जब भी कोई ऐसा अवसर होता है तो जोड़ लेते हैं, स्वयं भी सतत सक्रिय रहते हैं और जो लोग इस विधा से जुड़े हैं उनको भी सक्रिय बनाए रखते हैं। तो उसके लिए बहुत आभार है आपका, प्रियंका जी, आभार है। और ये सही कहा सर ने कि दुनिया आभासी है, लेकिन इस आभासी दुनिया का एहसास हमें संस्कृति में, हमारे सरोकारों में बहुत पहले से हो चुका है। इस समय से उस समय में चले जाना, वहां जीना और वहां के फूलों की खुशबू यहाँ ले लेना, ये हम लोगों के संस्कृति संस्कारों में बहुत पुराना है। कहीं ना कहीं हमारी पुरानी कथाओं में हमने पढ़ा है, समझा है, आज हम उसको जी रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। इन आभासी फूलों की खुशबू भी उसी आत्मीयता के साथ मुझ तक पहुंची है और विचारों की खुशबू को भी हम इसी तरह से प्रसारित करते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने ठीक कहा, ये विषय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब संजीव सर का फोन आया और मैं देख रहा था कैलेंडर, तो एक दो मीटिंग थी और कहीं, लेकिन मैं इसलिए बहुत दिलचस्पी रख रहा हूं इस विषय में कि देखिए, मनुष्य की बहुत सारी प्रवृत्तियां होती हैं और उन मूल प्रवृत्तियों के साथ मनुष्य जीवन जीता है। लेकिन एक प्रवृत्ति है वो जो सब चीजों पर हावी होती है, भारी पड़ जाती है, और वो प्रवृत्ति है भय। जब भी अस्तित्व का संकट होगा, जब भी आपको भयादोहन के जरिए कुछ बताने की कोशिश, मैंने जैसे हमेशा कहता हूं कि कोई भी खबर आ रही हो, लेकिन अगर आ गई कि भूकंप की खबर है, दुर्घटना हो गई, कई सारे,
वो सारी चीजों पे इसलिए क्योंकि मनुष्य जो है ना, भय जो है वो हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स में शामिल है, वो इवोल्यूशन के साथ हमारे डीएनए में नत्थी है, वो एम्बेडेड है। तो इसीलिए समय समय पर इस भय का दोहन करके कई अच्छे और बुरे कार्य मनुष्य से करवाए जाते रहे, आज से नहीं सदियों से। इसी भय का दोहन करके ये प्रचार किया जा रहा है कि भाई भागो भागो एआई आ गया, भागो भागो नौकरी चली जाएगी। जो मेरे मध्य पीढ़ी वाले लोग हैं और उससे पहले की पीढ़ी वाले लोग हैं, वो ये जानते हैं कि जब जब इस तरह तकनीकी आविष्कार हुए तब तब इस तरह के भय का वितंडा खड़ा किया गया है। भय के एक दानव को आकार देकर उससे डराया जाना ये नई परिकल्पना नहीं है। आज भले ही किसी भी अन्य संदर्भ में सैम पित्रोदा इस देश में बहुत ज्यादा चर्चा में है, लेकिन इस देश के कंप्यूटरीकरण के साथ सैम पित्रोदा का नाम नत्थी है। और उस जमाने में इस देश में कोई सबसे बड़ा विलन हुआ करता था तो वो राजीव गांधी और सैम पित्रोदा हुआ करते थे। इस देश की सारी लेबर यूनियन हड़ताल पे चली गई थी, गोया कि कल कंप्यूटर आएंगे और सारी नौकरियां परसों छिन जाएंगी। और उसी कंप्यूटरीकरण की दुनिया के बाद आज कोई सॉफ्टवेयर की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में, कोडिंग की दुनिया में अगुवा है दुनिया का, तो वो भारत देश है। तकनीक जब भी आती है तो अच्छा और बुरा दोनों लाती है, और तकनीक के अच्छे और बुरे पहलू को समझाने के लिए एआई से बढ़िया कोई नया इवोल्यूशन है नहीं संजीव सर। वो इसलिए है कि एक और तकनीक है जिससे इसका साम्य बहुत विचित्र संदर्भ में जुड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं, और हमारे स्कूल कॉलेज की डिबेटों में विषय भी होता था, कि विज्ञान जो है विनाश और विकास दोनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। और विकास के भी तमाम उदाहरण हैं। हम हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, मोटर गाड़ियों में हैं, जिस लैपटॉप और कंप्यूटर पर बैठे हैं, वॉशिंग मशीनें बनी हुई हैं, आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं, हैंडलूम की कताई पावर लूम्स में बदल चुकी है। उसी तरह उसी विज्ञान ने अणु की खोज की, लेकिन परमाणु बम भी दिया। परमाणु की खोज परमाणु बम में तब्दील हो गई। और वैज्ञानिकों ने भी सिर पकड़ा था कि यार हमने इस परमाणु की खोज इसलिए तो नहीं की थी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए जाएं। और हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे हुए बम मानवता पर आज भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हैं। अब आप सोचेंगे इसका एआई से क्या संबंध। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और संजीव जी मेरी आदत है, मैं भाषण या एकालाप में आजकल इस तरह से भरोसा नहीं करता हूं। तो कोई अगर मुझे बताए कि मैंने इसका संदर्भ क्यों दिया है तो मुझे खुशी होगी। हाँ जी बताइए हार्दिक जी, क्योंकि थोड़ा संवाद चलने देंगे बीच में, तभी थोड़ा रुचिकर बातचीत हो पाएगी। ये विषय भाषणबाजी का है भी नहीं। बताइए, कोई बोलना चाहता है कि मैंने इसका संदर्भ क्यों दिया है और एआई से इसका क्या साम्य है? इतने सारे विद्यार्थी हैं, कोई बोलिए, इसमें अच्छा रहेगा, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। हार्दिक जैन, आप इशारा तो कर रहे हैं, अनम्यूट करके बोलिए। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ somebody connects the dots. There is a specific reason for which I have mentioned this atomic bomb. Anybody? ये प्रियंका जी अनम्यूट तो कर सकते हैं ना पार्टिसिपेंट्स, इनको है ना? जी सर, अगर उन्हें दिक्कत हो रही है तो अगर वो हैंड रेस करेंगे तो मैं उनको अपने साइड से हार्दिक भी जैन ने unmute हैंड कर रेस सकती किया है, आप जरा उनको अनम्यूट कीजिए, हो सकता है वो शायद नहीं कर पा रहे हूँ। हो। जी सर, ओके। और अगर वो बोले तो मैं सुनना चाहूंगा उनको। नहीं हो पा रहा? अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, चलिए मैसेज में लिख दीजिए। मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है। गेस अगर वो बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हार्दिक नहीं, मुझे लेकिन उनका माइक का सिग्नल तो म्यूट ही दिख रहा है। अब सर मैंने अपने साइड से अनम्यूट कर दिया है, वो अनम्यूट करके बोलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और मुझे खुशी है। और अगर कोई और मैं आखिरी में और भी सवाल जवाब लेना also, चाहूंगा, उसका अलग से सेशन रखा गया है। जी बिल्कुल। पहले हम आनंद जी को भी सुनेंगे, वो सवाल जवाब अलग होंगे, उस सवालों को तैयार रखिए। लेकिन ये एक टिपिकल चीज है संजीव सर, और इसीलिए मैं इस सवाल को उठाता हूं कि जो भय का भूत है, पहले उस भूत को जरा देख तो ले, उसका सिर कहाँ है, आंख नाक कान कहाँ है, पैर उल्टे होते हैं भूत के कि नहीं होते हैं, नाखून बड़े हैं कि नहीं है। जी सर बिल्कुल। इस भय के भूत से
पहले थोड़ा साक्षात्कार कर लें, फिर हम तय करेंगे यार डरावना है कि नहीं है, नाहक डर रहे थे कि नहीं डर रहे थे। हम बेसिक्स पर नहीं जाते हैं। चलिए, मुझे लगता है तकनीकी दिक्कत है या क्या है पता नहीं, लेकिन कोई और है जो बोलना चाहेंगे? हार्दिक का तो मुझे दिखा था इशारा हैंड रेज वाला। एनीवे, लंबा वक्त नहीं हार्दिक लूंगा। जी, हो सकता अगर है किसी ऐसा कोई इशू है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप अपना चैट बॉक्स में मैसेज भी टाइप कर सकते हैं, हम वहां से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखिए, दो तीन बुनियादी बातें हैं सर। अगर हमने एआई की बात करनी है तो एआई से जो ऑटोमेटेड एंकर्स आ गए हैं और कर रहे हैं, उसकी बजाय उसके सीधे बुनियाद में जाना चाहिए। हम पत्रकार हैं, वैसे भी हम सीधे जड़ से मुद्दे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पूरा जो अभी हल्ला मचा है एआई का, वो शुरुआत हुई चैट जीपीटी से, जिसके अचानक इतने सारे डाउनलोड हो गए। चैट जीपीटी कहां से आया, किसने बनाया, किस कंपनी ने बनाया, कोई बताएगा मुझे? चैट में लिख दीजिए। ये इसलिए, देखिए, ये बुनियादी सवाल है, इनके उत्तर ढूंढे बिना हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ सकते कि एआई आने से क्या नौकरियां चली जाएंगी, इसका क्या प्रभाव है। पहले पता कीजिए कि ये धारा बह कहां से रही है। गंगा को समझना है, गंगोत्री कहाँ है वो भी समझना ही पड़ेगा। रूट कॉज एनालिसिस होता है एक टेक्नोलॉजी में और सॉफ्टवेयर में, तो रूट कॉज पे तो आपको जाना पड़ेगा। तो ओपन एआई करके एक कंपनी है, इसको स्टडी कर लीजिएगा। ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया है, और उसके जो संस्थापक हैं उनका नाम तो कोई बता देंगे मुझे तुरंत? अब तो मशहूर हो गए, पहले नहीं थे। अभी हिंदुस्तान भी आए थे। सैम ऑल्टमैन है, अब बहुत मशहूर हो गए हैं। तो सैम ऑल्टमैन जी ने, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था लगभग 2014-15 में, उसके बाद 16 के आसपास न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संवाददाता को एक साक्षात्कार दिया था। उसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, इतनी फंडिंग आ गई, माइक्रोसॉफ्ट ने फंडिंग लगाई थी, इलोन मस्क जो अभी बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके हैं ट्विटर को खरीद के, और टेस्ला की वजह से तो वो मशहूर है ही, उनका पैसा था। तो उनको लगा यार इतने बिलियनियर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं, ये चीज क्या है। उस पत्रकार को दिलचस्पी जागी, वो इसी तरह की टेक्नोलॉजी की न्यूज कवर करता था। तो वो सैम अल्टमैन से मिलने गया, एक युवा लड़का, 2-3 लोगों को लेके बैठा है, सर्वर्स लगा दिए हैं, क्या कर रहा है वो। तो सैम अल्टमैन ने उन्हीं सवाल जवाब के दौर में उनसे कहा था कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि यू कैन कंपेयर इट टू, इट इज इक्विवेलेंट टू द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था? जो अमेरिका ने परमाणु बम बनाए थे, जिनको बाद में गिराया गया, उस प्रोजेक्ट का नाम शुरुआत में द मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। इसलिए मैं परमाणु बम के संदर्भ को, संजीव सर, यहां जोड़कर लाया कि विज्ञान का उपयोग कैसे विध्वंस के लिए और विकास दोनों के लिए हुआ है। और सैम अल्टमैन की दूरदृष्टि देखिए कि सारा समूचा समाज आज उसको लेकर शंका कुशंकाओं की दृष्टि से देख रहा है। 3-4 बड़े लोग उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए इसी भय की वजह से इस्तीफा दे चुके हैं। गूगल के अंदर जो इस प्रोजेक्ट पर काम करते थे, अगर कोई मुझे उन वैज्ञानिक का भी नाम बता देगा तो मुझे और भी ज्यादा प्रसन्नता होगी कि आप जड़ों में जा रहे हैं। उन्होंने, ब्लेक लिमोइन ने जो कहा, उसको अगर हम नहीं पढ़ेंगे, गूगल के लैम्ब्डा प्रोजेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, हम इसकी धारा को पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने अगर मैनहट्टन प्रोजेक्ट से तुलना की थी कि उतना ही बड़ा, और अगर सही उपयोग नहीं हुआ तो उतना विध्वंसक ये पूरा एआई का मामला हो सकता है। तो उनकी शंकाएं, उनकी कुशंकाएं, उनका अलार्म निराधार नहीं था, ये आज मालूम। और इसलिए वो इंटरव्यू उस वक्त नहीं पढ़ा गया जितना वो आज ढूंढ के पढ़ा जा रहा है। और उस पत्रकार ने खुद लिखा है कि मुझे लगा ये पता नहीं क्या आए बाएं बक रहा है, ये कुछ भी कह रहा है लड़का, ये कुछ ज्यादा ही अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो अपने प्रोजेक्ट की तुलना मैनहट्टन, तो ऐसे कई स्टार्टअप वाले बैठे हैं जिनको लग रहा है कि मैं जो बना रहा हूं वही नायाब है और वो दुनिया को बदल देगा। हर किसी की जो शुरुआत उस प्रोजेक्ट को लेकर होती है वो दुनिया बदलने की इच्छाओं और सपनों से ही भरी होती है। उसको लगा ऐसा ही कोई सपनों से भरा युवा है और ये अपने प्रोजेक्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी है। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट धरातल पर आया, बेशुमार उसके जब डाउनलोड्स हो गए करोड़ों में, और उसकी इतनी चर्चा हुई, तो उस पत्रकार ने कहा कि हाँ, इसने मुझे मेरे से साक्षात्कार में कहा था, इट इज इक्विवेलेंट टू द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, दैट इज द कंटेक्स्ट। सो नाउ लेट मी कम टू व्हाट इज इट। जैसा अब ये संदर्भ इसलिए जरूरी था सर कि कोई भी तकनीक जब आएगी तब उसके अच्छे बुरे दोनों पहलू होंगे। जो उस तकनीक पर सवार होकर उसको
अपना सहायक बनाकर उसकी सवारी करेगा वो तकनीक पर सवार रहेगा। जो इस तकनीक के डर से इससे दूर होगा, उसको लेकर जो भय और भ्रम फैलाया जा रहा है उसका शिकार बनेगा, तकनीक उस पर सवार हो जाएगी। मैं बहुत लंबा भाषण देने के बजाय संक्षेप में सिर्फ इतना कहूंगा, जो इस तकनीक को समझकर उसकी सवारी करेगा वो इस तकनीक को रॉकेट बनाकर आगे चला जाएगा। जो इस तकनीक से डर जाएगा, ये तकनीक सदा उस पर सवार रहेगी। समय के साथ चीजें बदलती हैं। बहुत पुराना संदर्भ है, लेकिन अगर डायनासोर बदल जाता तो आज भी धरती पर होता, बहुत ही भीमकाय था। नहीं बदला, वो खत्म हो गया। तकनीक को हवा मानने की बजाय उसको सहायक के रूप में देखने की आवश्यकता है। आज जब दफ्तरों में लोग अपनी लीव एप्लीकेशन तक चैट जीपीटी के सहारे लिख रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि इसके मानी क्या है। लेकिन पूरी जीवन डिजिटल पत्रकारिता में अपनी लगा देने की लगभग अब 3 दशक हो गए सर। आप ही ने खुद जो 2001 गिनाया, 2002 आप गिनिए, अभी 24 में तो हम बैठे ही हैं। तो इस पूरे समय में मेरा एक मानना है, और वो समय के साथ वो मानना जो मेरा है वो मजबूत ही हुआ है। शुरू में आप एक नोशन बना लेते हैं, थॉट बना लेते हैं, समय के साथ वो थॉट बदलते हैं, क्योंकि आप जो जीवन के अनुभव होते हैं उसके आधार पर अपने विचारों को बदलते हैं। मनुष्य जो है उसकी शक्तियां असीम हैं। कितना भी बड़ा वो विकास कर ले, वो मनुष्य की क्षमताओं के परे नहीं होगा। मनुष्य को अपनी रचनाधर्मिता में जो उसने सृजित किया है उससे बड़ा बना रहने में आनंद आता है। वो खुद इतनी बड़ी चीज बनाने की कोशिश करता है जो उससे कहीं गुना बड़ी हो, और फिर उससे बड़ा बना रहने के लिए वो उस चुनौती के साथ खुद को आगे बढ़ाता है। मनुष्य ही मनुष्य को चुनौती देता है, और मनुष्य इस चुनौती के परे जाकर वो अपने सामने हिमालय खड़ा करता है। उस हिमालय को जीतने के लिए कई बार जान गंवाकर असफल प्रयास करता है, लेकिन वही मनुष्य उस हिमालय पर झंडा फहराता है, और आगे जाकर वो हिमालयन टूरिज्म में इस कदर बदल जाता है कि हिमालय हिमालय नहीं रह जाता। मनुष्य चांद को छूने की उत्कट अभिलाषा के साथ धरती से ऊपर चलता है। कई लोग छूते हैं, कई लोग नहीं छू पाते, और फिर चांद भी मनुष्य की पहुंच से बाहर नहीं रहता। आगे जाकर जिस तरह से मंगल नहीं रहेगा या दूसरा अन्य कोई ग्रह नहीं रहेगा, मनुष्य की क्षमताएं उससे परे हैं। यही साबित करने के लिए मनुष्य इस तरह की तकनीक का इजाद करता है। अब पत्रकारिता और एआई पर मैं आ जाता हूं। जितना भला पत्रकारिता का इस नई तकनीक से होने वाला है, उतना शायद दूसरी अन्य किसी तकनीक से नहीं हुआ। ये मुझसे आज आप लिख कर ले लीजिए। बीच के दौर में, खासतौर पर पिछले 1 दशक में, और संजीव सर जैसे लोगों से जब अलग से भी चर्चा होती है तो हम इस पर, और शुरुआत में भी हम उसी पर दुख प्रकट कर रहे थे कि वो जमाना था तब मेहनत होती थी। आनंद जी उन दिनों को याद कर रहे थे कि कैसे वो पहली बैच के सर के स्टूडेंट्स थे, भाषा पर, तथ्यों पर। अब आज हम 1 दशक का वो दौर देखते हैं जब हमने इस तरह की पत्रकारिता भी देखी कि न हिंदी लिखना आ रही है, न अंग्रेजी लिखना आ रही है, न फैक्ट्स को। अब फैक्ट चेक खड़ा हो गया। फैक्ट चेक की मैं बड़ी इंटरनेशनल सेमिनार में चला गया। मैंने कहा भाई साहब, जिसके लिए आज आप फैक्ट चेक के नाम पर अलग से हुआ खड़ा कर रहे हैं, पहले के जर्नलिस्ट को तो बिना हमसे हमारे संपादक कहते थे वही स्टोरी करो जिसको लेकर कोर्ट में भी खड़ा होना पड़े तो वो हमको गलत नहीं साबित कर सके। हाथ में कागज होने चाहिए, जिसके खिलाफ लिख रहे हो उसके खिलाफ इतने सबूत होने चाहिए कि आपको कोर्ट में भी अगर गवाह खड़ा कर दिया जाए तो आपकी खबर झूठी नहीं साबित हो। ये फैक्ट चेक नहीं तो क्या था? इससे आला दर्जे का फैक्ट चेक सर क्या हो सकता है? और हमने की है उस तरह की पत्रकारिता। आज आप डेस्क पर बैठकर खबर बनाते हैं और उसका फैक्ट नहीं जांच पाते हैं, इमेज सही है कि गलत ये नहीं तय कर पाते हैं। किसी दूसरी 3 वेबसाइट ने खबर चला दी तो आप चौथी वेबसाइट बन जाते हैं। 2 टीवी चैनलों पर स्क्रॉल चल गया तो तीसरे पर चल जाता है। इन सबको रोकने के लिए मैं मूल मुद्दे पर आ रहा हूं। 1-1.5 दशक में जो क्षरण आया और क्षरण के लेकर जो हमारे माथे पर सर चिंता की लकीरें आई, उनको कोई रोक सकता है तो वो नई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक आई है वो रोक सकती है। क्योंकि आपको उन लोगों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और ध्यान से सुनिए, ये मैं किसी के बुरे के लिए नहीं कह रहा हूं, भले के लिए कह रहा हूं। जो लोग शौकिया केवल नाम के लिए और धौंस जमाने के लिए पत्रकारिता में आ रहे थे लेकिन पत्रकारिता का कह अगर नहीं जान रहे थे, उनको सबको ये तकनीक एलिमिनेट कर देगी। और अगर वो एलिमिनेट होने से डर रहे हैं तो उन्हें डरना चाहिए, क्योंकि उनका रूटीन काम है और उस रूटीन काम को मशीन कर लेगी। अब यहां वो रहेगा जो सचमुच पत्रकारिता से गहराई से जुड़ना चाहता है, पत्रकारिता पर गंभीरता से काम करना चाहता है। और अगर आप उस तरफ खड़े हैं तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है।
लेकिन लोगों को लगातार बढ़ते मीडिया हाउस और न्यूज रूम्स के बीच में अगर अच्छे पत्रकार नहीं मिल रहे थे और वो परेशान थे कि यार हम अच्छा पैसा देके भी लोगों को रख रहे हैं तो वो काम नहीं कर रहे, उस चिंता को मिटाने वाली कोई तकनीक है तो वो एआई है। आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा और मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगा कि इसमें आपने केवल एआई को नहीं जोड़ा है, ओवरऑल तो ओवरऑल बहुत बड़ी चीज हो जाती है और वो विषय को अधिक व्यापक बनाकर संदर्भ को सही तरीके से जोड़ती है। एआई कुछ नहीं है, हम जब रूटीन काम करते हैं और हमको लगता है उसमें बहुत वक्त लगता है, हम खुद ही कपड़े धोते थे, हमको लगता था यार बहुत वक्त लगता है, वॉशिंग मशीन बन गई, कपड़े डाल के बटन दबा के भूल जाओ, पौने घंटे बाद निकाल कर सुखा दो, सूखे हुए कपड़े केवल तार पे डालने हैं। तो तकनीक ने काम आसान किया कि नहीं किया? ऐसे ही सूखी हुई कपड़े वहां से मिलेंगे, आपको तार पे डालने हैं, सीएमएस में लगाकर जांच कर उनको अपलोड करना है, आगे जाकर मशीन ही कर देगी। जो मशीन नहीं कर पाएगी, जो मनुष्य कर पाएगा, उस पर फोकस कीजिए। उस पर जो फोकस करेगा वो अच्छा पत्रकार बनेगा। इस तकनीक को आज से ही अपना हमसफर बना लीजिए। जब मोबाइल आए थे और मोबाइल से जर्नलिज्म हो रहा था, वेब दुनिया ने इतने उन्नयन किया था, लेकिन मेरे ही न्यूज रूम के लड़कों ने कहा था सर मोबाइल से जाके कैसे शूट होगा, ये क्या कुछ भी बोल देते हैं आप। तब मुझे अपना उस वक्त का एक बहुत नया ही स्मार्टफोन आया था, कुछ 7-8 हजार 10 हजार, तब वो भी बड़ी चीज थी, उस तरह का स्मार्टफोन मिलता नहीं था, वो लेकर निकलना पड़ा था और 25 वीडियो उससे देश भर में घूम के मैं लाया था। और वो पहले 25 वीडियो थे जो हमने यूट्यूब चैनल पर 2008-9 में सर अपलोड किए थे, 5-6 में तो आया ही आया था यूट्यूब, और वो आज भी है वहां पर। आप किसी से आप कहोगे कि मोबाइल से वीडियो शूट करना है तो वो कुछ नहीं कर, जैसे आप कह ही रहे थे कि उस वक्त हमने बीबीसी की वर्कशॉप की। वो वर्कशॉप क्यों की थी सर? हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे थे, वो या तो अखबार में जाना चाहते थे या टीवी में। डिजिटल को कोई जर्नलिज्म ही नहीं समझता था। और आज टीवी के बड़े बड़े पत्रकार भी अपनी वेबसाइट खोलकर बैठे हैं, अपना डिजिटल सेटअप लगाकर बैठे हैं। तो जब भी नई चीज आती है उसकी एक्सेप्टेंस में वक्त लगता है। जैसे डिजिटल जर्नलिज्म की एक्सेप्टेंस नहीं थी, और सलमा जैदी जी अब तो खैर बेचारी इस दुनिया में नहीं रही, हम उनको याद करेंगे लेकिन उतनी शिद्दत के साथ। हम दोनों की जब मुलाकात हुई तो हमने कहा कि बीबीसी जैसे ब्रांड को भी नहीं मिल रहा, और वेब दुनिया तो डिजिटल में इतना बड़ा ऑलरेडी ब्रांड है जो आगे है, हम यूनिकोड पे बीबीसी। तो उन्होंने कहा कि जयदीप जी क्या किया जाए? मैंने कहा मैडम, जर्नलिज्म के जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि डिजिटल जर्नलिज्म में कोई स्कोप नहीं है, उनको जाके समझाया जाए। और देश भर में फिर हमने जयपुर के अलावा कम से कम 8-10 बड़े शहरों में डिजिटल पत्रकारिता के सेमिनार किए, वहां से स्टूडेंट सर सिलेक्ट किए। और मुझे खुशी है कि उस सिलेक्शन के ही कई स्टूडेंट्स आज बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं, कई जगहों पर वो संपादक हैं या दूसरी बड़ी पोस्ट को संभाल रहे हैं। जो उसमें टैलेंट हंट हमने एक तरह से किया था और डिजिटल के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की थी, वैसे ही एआई को लेके। और ये कारण था सर जो मैंने दूसरी प्राथमिकताओं को छोड़कर इस पर बात करना जरूरी समझा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसको आ रहे आपकी नौकरी चली जाएगी, अब तो मशीन ही कर लेगी, आपकी कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य की जरूरत कभी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन वो किस काम के लिए समय लगाएगा और किसके लिए नहीं लगाएगा, ये तकनीक तय कर रही है। जब तक हम उसको हमसफर मानेंगे तब तक वो हमारे काम को आसान बनाएगी, हम उसको डर मानेंगे। उस जमाने में मेरा एक मित्र था सर, मैं ये सैम पित्रोदा और राजीव गांधी के किस्से को इसलिए याद करता हूं, हम लोग तो छोटे थे, दोस्तों में वार्तालाप होता था। मेरे एक मित्र के घर का वार्तालाप मेरे जहन पर चस्पा है, क्योंकि पत्रकार हूं तो अनुभवों को दर्ज करना और उसको सही संदर्भ में उपयोग करने की भी कला पत्रकारिता ही सिखाती है। मैं उसको भूल नहीं सकता। वो लड़का कहता था, बड़ा होशियार था, लेकिन वो कहता है क्या आ गया कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर की बात हो रही है, मुझे कोई 1 लाख रुपए दे तो मैं कंप्यूटर का बटन ना दबाऊं। और आज कंप्यूटर का बटन दबाने वाले ही करोड़ों कमा रहे हैं। किस तरह से हमारा नोशन बदलता है, हमारा थॉट बदलता है, हमारे दुराग्रह और पूर्वाग्रह बदलते हैं। ये उदाहरण है जो बताते हैं कि किस समय हम क्या सोच रहे थे और किस समय उसने क्या कर दिया। इसी के साथ ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इसके खतरे नहीं है, इनके खतरों को लेकर इसके जनक ने खुद अगर हमें आज बताया है, अलार्म किया है, और 2-3 बड़े लोग गूगल के और ओपन एआई के भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग, कि कहीं ये समाज को गलत दिशा में न ले जाए। और वो गलत दिशाएं हम देख चुके हैं, जो डीप फेक के वीडियोस बने हैं, जो रश्मिका मंदाना वाला हुआ, उससे बड़ा मैं एक जीवंत उदाहरण आपको देता हूं, मैंने पिछली वर्कशॉप में भी दिया था। अचानक एक खबर आई कि पेंटागन पर अटैक हो गया, धमाका हुआ है वहां पर। 2-3 वेबसाइट पर वो खबर चल गई, 2 टीवी चैनलों पर उसकी हेडलाइन बन गई। मैंने कहा भाई कहाँ है ये खबर? पेंटागन पर, मतलब 9/11 के बाद तो मुझे लगता है कोई अटैक कभी हुआ ही नहीं है अमेरिका पे, पेंटागन पर अटैक हो जाना तो इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। सर वो वीडियो देखा मैंने, बाकायदा पेंटागन के पास धमाका होते हुए का वीडियो था। यार अगर इधर अटैक हो गया इतना बड़ा, CNN लगाया कुछ नहीं,
न्यूयॉर्क टाइम्स की साइट खोली, कुछ नहीं, दूसरे वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह, मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है। फिर ट्विटर पर जाकर देखा, खूब लंबी बहस चल रही थी। उसमें आखिरी में मुझे एक थ्रेड मिला कि किसी ने डीप फेक का वीडियो बनाया था जिसमें, पर वो एज गुड एज रियल था। तो मैंने कैसे थ्योरी बदली, जैसे मैं अपनी टीम से नाराज होता था कि भाई ये खबर हो गई, तुमने चलाई क्यों नहीं। हमारा एक ये है कि 2-3 सोर्स से वेरीफाई करो। सर आप भी पढ़ाते हैं जर्नलिज्म में। बोले सर अपने स्ट्रिंगर ने, अपने संवाददाता ने कंफर्म नहीं किया, आनंद जी भी जानते हैं इसके महत्व को। मैंने कहा यार टीवी पे विजुअल चल गया, वहां दिख रहा है कि लाठी चली है, पिटाई हुई है। अब तेरा संवाददाता सो रहा है तो उसकी बेवकूफी उससे बाद में निपटूंगा, तो खबर चला। लेकिन अब इस चीज से भी हमें सावधान रहना पड़ेगा कि जो टीवी पर विजुअल चल गया है या कहीं और से वीडियो हमें मिल गया है, वो सच्चा है कि नहीं, इसको जांचे बिना हम खबर नहीं चला पाएंगे। ये खतरा है, लेकिन उसका फिर फिल्टर भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो हम खुद ही ये कहते थे अपनी कि भाई जब तुम्हें टीवी पर दिखाई दे रहा है साक्षात कि रैली हो रही है, नेता भाषण दे रहा है, उसमें उसने ये विवादित भाषण दे दिया, तुम काहे अपने स्ट्रिंगर के इंतजार में बैठे हो, आपको खबर नहीं लगानी मत लगाओ, सारे लगा के बैठे हैं। तो हमको खुद ही अपने उस डायरेक्टिव को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं अपने शुरुआती इस वक्तव्य में इतना ही कहना चाहूंगा। आगे जब प्रश्नोत्तर होंगे तो मैं बहुत प्रसन्नता के साथ उन प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा। मुझे ये अवसर देने के लिए संजीव जी और सभी साथियों का, प्राध्यापकों का बहुत आभार। चलिए जयदीप जी, आपने निराश होती उस युवा पीढ़ी में कहीं आशा का संचार किया है कि वो जो एक अनायास भय में जीते हैं, उस भय से दूर हों। और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि हर नई तकनीक के साथ ये चुनौतियां आई हैं। अपने 2000 के आसपास की बात की, और जिस तरह से आप स्कूल कॉलेज में सक्रिय थे, थोड़े बहुत हम भी सक्रिय थे, और यही विषय दिए जाते थे, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। फिर टेलीविजन की दुनिया आई, 59 में टीवी आया, और हमारे जयपुर में तो 70s में आया। उस समय डिबेट होती थी कि टेलीविजन ने भारतीय युवाओं को भ्रष्ट कर दिया है। फिर एफएम की संस्कृति आई, तब ये डिबेट के विषय होते थे। तब तो हम जज के रूप में जाते थे कि एफएम ने हमारी भाषा को जो है विकृत कर दिया है। और इतिहास में पढ़ा है कि फिल्मों की जो शुरुआत थी उसमें महिलाओं के जो चरित्र थे वो पुरुष निभाते थे। उसके पहले जब पहली बार प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी तब दुनिया में बवाल मच गया था, विशेषकर हमारे यहाँ भी, कि कैसे छिपी हुई किताब एक वर्ग विशेष के अलावा दूसरा पढ़ सकता है। तो ये तो हमेशा से ही रहा है कि नई तकनीक के साथ, जिस टीवी को इडियट बॉक्स कहते थे हमारे दौर में, आज तो ये शब्द गायब हो गया, कोई नहीं बोलता इडियट बॉक्स। और वो टीवी हमारे ड्राइंग रूम से निकल के बेडरूम में आ गया। पहले स्टेटस सिंबल होता था। ये जब टीवी आया था हमें लगता था कि हमारे घर में तो नहीं आएगा, ये तो किसी एक वर्ग विशेष की बपौती है। हम मोबाइल की भी यही हालत थी कि हमें लगा था हमारे पास तो नहीं आएगा। लोग मोबाइल में नंबर देखते थे, लैंडलाइन से फोन करते थे, इतना महंगा होता था। तो ये बात सही है कि ये तकनीक जो है, तो तकनीक का दोष नहीं है, ये दोष आपका हमारा है कि हम कैसे उपयोग करते हैं। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम उस तकनीक के गुलाम नहीं हो और भय से निकलें, और उसका जो रचनाधर्मी प्रयोग है। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि मनुष्य स्वयं अपने लिए चुनौती खड़ी करता है, हिमालय खड़ा करता है और उस पर फिर विजय प्राप्त करता है। तो ये जो जुनून जिजीविषा हमारे युवाओं की उससे जुड़ेगा व्यक्तित्व में, तो शायद वो इस एआई का स्वागत करेंगे। आप घर बैठे आज हजारों पृष्ठ क्लिक कर सकते हैं, आपके पास कई रिपोर्ट्स आ जाती हैं। मैं कई बार देखता हूँ अपने अलग अलग विषयों पर, तो मैंने अभी देखा यूनेस्को ने कुछ 10-12 पब्लिकेशंस निकाले अलग अलग विषयों पे, टेररिज्म को लेकर के, नेचर को लेकर के, इस तरह के। और आप देखिए दुनिया भर की सामग्री आपको बैठे बैठे मिल रही है और वो फ्री एक्सेस है उसका। तो ये निर्भर करता है आपकी क्षमताओं पर। और दूसरी बात जो आपने सावधान किया कि हर खबर के साथ वेरिफिकेशन, नहीं तो आप अपने मीडिया संस्थान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले लेंगे। तो वो जो वेरिफिकेशन की तथ्यात्मकता की दृष्टि से सजग सचेत रहना है, ये आपका अनुभव बताएगा। तो इस नई तकनीक का स्वागत कीजिए, घबराएं नहीं, और तकनीक तो आएगी, आपको इसके साथ कदम ताल करना ही होगा। और उसके जो भी फायदे नुकसान हैं वो आपको सोच समझ के उपयोग करना पड़ेगा। और यदि सवाल होते हैं बाद में, हमारे युवाओं की कोई जिज्ञासा हो, शंकाएं हो, तो समाधान करने के लिए हमारे विशेषज्ञ साथ में हैं। और अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने अनुभव साझा करने के लिए आनंद चौधरी जी को। किसी भी शिक्षक के लिए गर्व की बात होती है कि वो अपने विद्यार्थियों के साथ मंच शेयर करे, और वही अनुभूति आज मुझे भी है। आनंद चौधरी हमारे ही विभाग के विद्यार्थी रहे,
और तब से उनके उस करियर को, जिस तरह से करियर उनका आगे बढ़ा है, उसको बहुत निकटता से हमने देखा है और महसूस किया है। मेरे ख्याल राजस्थान में तो कोई ऐसा पत्रकार है नहीं, देश का मुझे नहीं पता, कि किसी को लगातार 2 बार रामकृष्ण गोयनका अवार्ड मिला हो खोजी पत्रकारिता के लिए। बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है हमारे देश का, जिसकी जूरी भी जो बहुत ही विशिष्ट पत्रकार और सीनियर मीडिया एजुकेटर्स हैं, वो इसकी जूरी में है। और उन्होंने लगातार 2 बार, एक बार जब ये भास्कर में थे इनकी रिपोर्टिंग पर, और अभी इसी वर्ष कुछ महीने पहले ही इंडिया टुडे में इनकी रिपोर्ट्स पर रामनाथ गोयनका अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। तो फिलहाल आनंद जी इंडिया टुडे के राजस्थान के ब्यूरो चीफ हैं। दैनिक भास्कर में 8-10 साल का आपका कार्यकाल रहा और वहां तो आपने बहुत सारी स्टोरीज की हैं। इसके पहले नेशनल दुनिया में काम किया, राजस्थान पत्रिका में रहे, डेली न्यूज में रहे और सायकालीन अखबारों में भी काम किया। छोटे छोटे अखबार जो हमारे यहाँ से निकले, इवनिंग प्लस, समाचार जगत जैसे, वहां भी आपने काम किया। तो इन छोटे समाचार पत्रों से लेकर के एक बहुत लंबी आपने दूरी तय की। निश्चित रूप से ये इनका जो एक समर्पित प्रयास थे पत्रकारिता के प्रति, जिन मूल्यों को इन्होंने जिया, उसी का परिणाम है कि आज इंडिया टुडे जैसे ग्रुप के साथ जुड़ने का आपको सौभाग्य मिला। बहुत सारे पुरस्कार आपको अपने इस छोटी सी पत्रकारिता की जो आपकी पारी है, एक डेढ़ दशक की, उसमें मिले हैं। जैसा मैंने रामनाथ गोयनका अवार्ड की आपसे बात की, इसके अतिरिक्त जयपुर का सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम है जो उन्होंने ईश्वरी सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया श्रेष्ठ रिपोर्टिंग के लिए। राजस्थान का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है मानक पुरस्कार। मानक स्वयं एक पत्रकार थे, इनके भाई हैं पदम मेहता जी जो जलते दीप अखबार निकाल रहे हैं, और पत्रकारिता में उनका जलते दीप उनका अखबार है, और एक मानक जो है राजस्थानी भाषा की पत्रिका है। तो उस संस्थान ने इस पुरस्कार को 2-2.5 दशक पहले शुरू किया था। तो खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में आनंद चौधरी को ये मिल चुका है। लाडली मीडिया अवार्ड, जो मीडिया से जुड़े हुए सब जानते हैं, जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर के जो पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, ये पुरस्कार आपको मिल चुका है। लोकमत जो ग्रुप है समाचार पत्र का, उन्होंने एक जवाहरलाल दर्डा उसके संस्थापक थे, उनकी स्मृति में ये पुरस्कार शुरू किया, वो पुरस्कार आपको मिल चुका है। प्रेस क्लब जयपुर ने आपको सम्मानित किया, महाराजा सूरजमल फाउंडेशन उन्होंने सम्मानित किया। तो कुल मिलाकर के सम्मान किसी भी पत्रकार के लिए उसको अपने क्षेत्र में काम करने के लिए और ऊर्जा देता है, और यही कारण है कि एक के बाद एक आनंद चौधरी नित्य अपने क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करते रहे। और हम जानते हैं इंडिया टुडे ने भी मीडिया के क्षेत्र में नए प्रयोग किए हैं। इंडिया टुडे पत्रिका ने जिस तरह से एआई का प्रयोग करके फोटोग्राफ्स वगैरह प्रकाशित किए हैं, आज तक जो इसी ग्रुप का चैनल है उन्होंने एआई एंकर की शुरुआत की है। लेकिन शायद जयदीप जी बताएंगे, मैंने वो तासा सिंह बता रही थी जिन्होंने मुझे बताया था कि इस विषय पर आपने उनके विद्यार्थियों के साथ संवाद किया था। हम एआई एंकर सृष्टि का लॉन्च औपचारिक रूप से लखनऊ में सर अभी हुआ है 2 महीने पहले, लेकिन एआई एंकर को लेकर अमर उजाला पर भी पिछले 6 महीने से लगातार काम हुआ। एआई एंकर को हम लॉन्च कर चुके हैं और अब तो खैर हर ही मीडिया हाउस में एक आवश्यक एआई एंकर बनते जा रहे हैं। हाँ, तो उस प्रारंभिक दौर में जो प्रयत्न किए गए तो उसमें इंडिया टुडे ने भी पहल की है। तो मुझे लगा कि इस दृष्टि से आनंद चौधरी भी यदि अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें तो ये चर्चा एक और नया पक्ष जो है इसमें निकल करके आएगा। मैं आनंद चौधरी से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय पर अपने विचार जो है वो प्रस्तुत करें। आनंद चौधरी। सभी को नमस्कार। मेरे लिए जो ये सर ने अभी जो बताया सम्मान पुरस्कार जो मिले हैं वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि मेरे गुरुजी जो जिन्होंने मुझे पत्रकारिता का ककहरा सिखाया वो आज मुझे उन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाने के काबिल समझा और उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। साथ ही मैं कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ का दिल्ली का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका कोई मैं सर विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं एक फील्ड का पत्रकार हूँ और सामाजिक मुद्दों पे ज़्यादा काम करता हूँ, तो उस विषय पे मैं ज़्यादा सहज रहता। लेकिन आपने जब आपका आदेश था तो थोड़ा बहुत इस विषय के बारे में समझा और वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कृत्रिम बुद्धि, होशियार एजेंट, इनके नाम से हम जान सकते हैं, और जो इसकी जो शुरुआत जो हुई है वो
1950 के दशक में हुई है। जॉन मैकार्थी जिनको जो इसके जनक माने जाते हैं वो किया है। लेकिन जो इसकी पहली जब सबसे बड़ी जो सफलता थी वो 1981 में जो सुपर कंप्यूटर जो बनाया जापान ने, वहां से इसकी जो सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। हमारे देश में ये बहुत बाद में आई। आजकल जो एआई का जो हम देखते हैं, मैं 2-3 छोटे-छोटे उदाहरण बताना चाहता हूं कि किस तरह से ये हमारे दिमाग को पढ़ती है और किस तरह से हमारा चीजों का पीछा करती है। आप देखते हैं कि हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं या फेसबुक पे कुछ भी देखते हैं या कुछ बोल भी रहे हैं। गूगल में आप कुछ भी सर्च कीजिए, वही चीज आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहां दिखाई जाने लगी। आपने जूते आपने मान लीजिए कहीं सर्च किए किसी कंपनी के, तो तुरंत आपके फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट है वहां जूतों के विज्ञापन चलने लग जाएंगे। तो आप ये देखिए कि आपकी हर चीज को ये कितनी बारीकी से देख रहा है और आपका पीछा कर रही है ये। आप लगातार आपका पीछा करेगी और आप जो चीज ज्यादा देख रहे हैं वो चीज आपके सामने लेकर आएगी। एआई की जहां बात करते हैं तो ये 4 तरह की थ्योरी पे काम जो करती है। इसमें एक तो है कंप्यूटर सिस्टम और एक है रोबोटिक सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम हम जान ही चुके हैं कि कंप्यूटर पे किस तरह से इसने चीजों को आसान किया है और किस तरह से काम करती है। रोबोटिक सिस्टम जिसमें रोबोट बनाए हैं और रोबोट जो चीजें तय करते हैं। तो जो 4 तरह के इसके जो प्रकार है उनमें एक तो है प्योरली रिएक्टिव जो चीज है, मतलब हर आपकी क्रिया की जो प्रतिक्रिया कर रही है वो है प्योरली रिएक्टिव। तो आपने देखा होगा कि 1972 में जब रोबोटिक जो एआई था उसने जो चेस के एक जाने माने खिलाड़ी थे गेरी कोस्पोरोव, उनको चेस के खेल में हरा दिया था। तो ये जो था ये उन्होंने उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया थी, वो कुछ चाल चल रहे थे, उस चाल को समझकर आपकी एआई जो रोबोट है उसने उस चाल का तोड़ निकाला और उनको उस चेस के गेम में हराया। दूसरी जो इसकी है वो लिमिटेड मेमोरी जो काम करती है। लिमिटेड मेमोरी अपन ये कह सकते हैं कि बहुत उनका इस्तेमाल करती है। जैसे बिना ड्राइवर की कार, बिना ड्राइवर की जो कार होती है वो लिमिटेड मेमोरी पे काम करती है। अभी ये बहुत कई देशों में आ गई है कि बिना ड्राइवर की कार चल रही है, वो एक इसकी थ्योरी है। और दो जो थ्योरी है इसकी, ब्रेन थ्योरी और सेल्फ कॉन्शियस, उन पे अभी काम चल रहा है। बताया जाता है कि ब्रेन थ्योरी आने के बाद में वो मानव के मस्तिष्क जिस तरह से काम करता है उस तरह से काम करने लगेगी। और सेल्फ कॉन्शियस जो है वो तो उससे भी आगे की चीज है कि हम संवेदनशील जिस तरह से इंसान है उस तरह की चीजें सोचने लग जाए। तो ये इसकी मोटा मोटी चीजें थी। हमारे देश में जो है वो 1918 में के बजट, सॉरी 2018 के बजट में जो केंद्रीय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो कार्यक्रम है एआई इस पे इंटेलिजेंस पे आधारित, उसको लागू किया था और उस कार्यक्रम को उन्होंने किया था। और जो 18 मार्च 2023 का जो दिन था, जो हमारे इंडिया टुडे ग्रुप ने, जो हमारी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव होती है सालाना, 20वीं कॉन्क्लेव थी, उसमें एआई एंकर सना को लॉन्च किया था। तब बहुत सारे लोगों ने इस पे आश्चर्य हुआ कि किस तरह से एक रोबोट एंकर जो है, एआई एंकर है, वो समाचार पढ़ रही है और आपकी चीजों का जवाब भी दे सकती है। तो उसका एक बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम था कि एआई सना से सवाल पूछिए। तो आप कोई भी सवाल पूछ रहे हैं उसका सना जवाब दे रही है। तो ये एक बहुत मतलब आप ये देखिए कि बड़ी उपलब्धि थी और देश में। और इसके बाद तो जैसे कार्निक जी ने बताया कि पूरे देश भर में जो मीडिया हाउस है वो इस तरह के एंकर लेके आ रहे हैं। और वो एक इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो 24 घंटे काम करते हैं, थकते नहीं है आम एंकर की तरह। और अभी 28 अप्रैल को जो एआई एंकर सना थी उसको जो ग्लोबल मीडिया जो अवार्ड मिला है, जो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा नवाचार उसके क्षेत्र में वो अवार्ड मिला। आप देखिए कि बड़ी बड़ी एंकर हैं देश में, उनको उनकी रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड नहीं मिल रहा और एक एआई एंकर है वो अवार्ड जीत रही है। तो ये एक इसकी चीज थी। मीडिया के क्षेत्र में जहां हम बात करें तो एआई ने हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलियत पैदा की है और आगे भी ये करेगी। जैसे मैं एक चीज बताऊं आपको कि हमें मान लीजिए कि एकदम अचानक एक किसी आदिवासी महिला की फोटो चाहिए, तो अब तो ये इस क्षेत्र पे भी काम कर रही है कि हम आदिवासी महिला लिखेंगे उसके चैट बॉक्स में, उसके आगे हम लिखेंगे कि उसके कपड़े कैसे हैं, उन्होंने गहने कैसे पहने हैं, उसके बाल कैसे हैं, मतलब आप उसका रंग कैसा है, उसकी आंखें कैसी है, वो सब चीजें आप उसमें डालते रहेंगे और वो आपके सामने एक बेहद खूबसूरत तस्वीर आदिवासी महिला की लाके रख देगा। एआई ने जो है
कार्टूनिस्ट जो है हमारे यहाँ के, जो आजकल भास्कर में मैं देखता था कि वो इस पे काफी काम कर रहे हैं कि उनकी जो बनाने में पहले जो किसी नेता का चेहरा या उसको बनाने में उनको बहुत टाइम लगता था, वो बहुत अब बहुत सरल हो गया है। और वो अब उनको अब दिन में 3-4 कार्टून वो आसानी से बनाते हैं और अच्छे मतलब जो चेहरा और उसकी वो अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो ये एक बड़ा फायदा हुआ है। डाटा जो एनालिसिस है उसमें एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन जो मुझे चीज लगती है कि ये काश हमारे लिए भी काम की होगी। जैसे हम फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं तो फील्ड में हम जाकर चीजों को ढूंढ के लाते हैं। फील्ड में चाहे स्टिंग ऑपरेशन हो, चाहे किसी योजना की खामियां हो। जैसे मैं अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो इस बार का जो रामनाथ गोयनका अवार्ड था, जो मुझे जिस खबर पे मिला था, उसके लिए मैं फील्ड में गया और कई दिन तक वहां प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राजस्थान में कमियां थी उनको उजागर किया था। तो मैं ये देखता हूँ कि वो किस तरह वहां काम कर सकती है। तो मुझे लगता है कि जयदीप जी ने सही कहा है कि वो उस स्तर पे शायद काम नहीं कर पाए, क्योंकि जैसा इंसान सोचता है और वहां जो चीज हमें करने की जरूरत है, क्योंकि वहां जैसी परिस्थितियां हैं फील्ड में, मान लीजिए कि हम कोई स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और उस दौरान हमें सामने किस तरह का भेष बदलना है। मान लीजिए हम एक शराब पे जो स्टिंग कर रहे थे 2 राज्यों में, जो नकली शराब है, उस समय बहुत लोगों की मौत हुई थी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तो हमने 2 राज्यों में मिलकर किया था ये, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो हम उनके सामने जब गए तो हम एकदम जिस तरह से हमारा चेहरा वगैरह या हमारे कपड़े वगैरह एकदम शराबी जैसे लग रहे थे। तो हमने जाके बातचीत भी वहां उसी तरह से करनी थी कि हमें शराब खरीदनी है, जो अवैध शराब बनती है भट्टियों वालों से, वो खरीदनी है। तो वो खरीद रहे थे आप। तो वो चीज शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं कर पाए, क्योंकि वहां जो जिस तरह से आपको जवाब देने की या उस वैसा जो सोचने की या वहां से बचकर निकलने की जैसी चीजें आप करते हैं, वो वहां नहीं कर पाए। जैसे हम आदिवासी इलाकों में बच्चों की खरीद कर रहे थे, जो मानव तस्करी होती है, और हमने बच्चे खरीद कर पुलिस को सौंपे थे उसको उजागर करने के लिए। तो वो चीजें शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं कर पाए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इसने बैंकिंग क्षेत्र में और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। बैंकिंग क्षेत्र में इसलिए है कि अगर आप मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, आपको एक टोल फ्री नंबर होता था या उस बैंक में जाके आपको उसको ब्लॉक करवाना पड़ता था, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। या टोल फ्री नंबर पे करेंगे तो वहां बहुत सारी चीजें होती थी कि 1 नंबर दबाइए, फिर 2 नंबर दबाइए, फिर हमारे उससे बात करने के लिए 9 नंबर दबाइए, और फिर वो मिनटों कई मिनटों तक वो आपके सामने नहीं आते थे। तो वो एक लंबी प्रक्रिया थी। अब आप चैट बॉक्स में जाइए हर बैंक के उसमें, और आप सीधा डालिए कि मेरा कार्ड का नंबर ये है और ये गुम हो गया है, तो आपका कार्ड तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एक एक इस तरह की एक सहूलियत है जो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे सहायता कर सकती है। और मैं देखता हूँ कि जयदीप कार्णिक जी की तरह मैं भी ये सोचता हूँ कि ये जो तकनीकी है ये भविष्य में हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता कि चिकित्सा के क्षेत्र में ये तकनीकी बहुत ज्यादा अभी उपयोग में लाई जा रही है। खास करके जैसे जो गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर है, कैंसर में टारगेटेड जो थेरेपी है, जो उसी जगह पे जहां आपके कैंसर का जो चीज है, उसी जगह पे टारगेट करने के लिए जो टारगेटेड थेरेपी लाई जा रही है, उसमें ये बहुत ज्यादा काम में आ रही है और बहुत ज्यादा सफलता भी इसको मिल रही है। तो हो सकता है आगे और नवाचार हो और कई बीमारियों से लड़ने के लिए या कई जटिल ऑपरेशन में ये हमारी मदद कर सके। तो एआई इंटेलिजेंस, जिसको हम आज जयदीप जी ने जैसे बहुत विस्तार से हमें बताया जिसके बारे में, तो ये हमारे दिनचर्या की चीजों में बहुत लाभदायक हो सकती है। कुछ कमियां तो इसमें रहेंगी, जैसे कि सबसे बड़ी जो कमी है कि इंसान जैसे सोच सकता है, तो इंसान अच्छा भी सोचता है, इंसान बुरा भी सोचता है। अच्छा सोचने वाला इंसान इसका अच्छी चीजों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो इंसान इसका गलत चीजों में इस्तेमाल कर सकता है, वो कमियां तो इसमें रहेंगी। और मैन पावर है, उसकी कुछ चीजें हैं, लेकिन वो बड़ा मायने नहीं रखती। अगर जो कंपनियां इसको लागू कर रही हैं, वो इसका इतना, क्योंकि ये एक तो महंगी है, तकनीकी काफी महंगी है, इसको बनाने में काफी पैसा खर्च होता है। जब ये लागू कर रहे हैं, उसके बाद में सिर्फ वो अपनी नैतिकता के आधार पर इतना देख सके कि जिन मजदूरों को वहां वो काम कर रहे हैं उनको निकालने की बजाय उनको उस तकनीकी से जो फायदा हो रहा है या अतिरिक्त मूल्य जो कमाया जा रहा है उसका वो उधर खर्च कर दे। तो ये तकनीकी बहुत लाभदायक हो सकती है। आपने सर इस कार्यक्रम में बुलाया, और प्रिया जी, आप और सब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चलिए, आभार आनंद जी। आपने, मुझे लगता है, मूलतः वही बात को रेखांकित किया जो हम अक्सर बात करते हैं कि जो मानवीय चेतना है, मनुष्य की जो रचना धर्मिता है,
वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति फील्ड में काम कर रहा है उसको एआई एक सीमा तक ही मदद कर सकता है। अंततः उसका मस्तिष्क, उसका विचार, उसका समाचार बोध, वो जो और सारी चीजें हैं वहां स्वयं उसको ही काम करना पड़ेगा। मशीन का किस तरह से आप नैतिक तरीके से उपयोग करते हैं वो हमारे लिए मुख्य है। क्या उद्देश्य है? जैसा आपने कहा कि एआई एंकर को बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला, बल्कि मैं तो कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, अब तो वो भी दौर आ गया है कि वो जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हैं वो भी आर्टिफिशियली भी होने लग गई हैं। वो जो मॉडल्स बनेंगी उनके बीच में भी सौंदर्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, उनका भी अपना कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया है। तो ये तो अब एआई जो है वो तो मुझे लग रहा है कि हमारे पूरे जीवन के हर क्षेत्र में किसी न किसी तरीके से घुल मिल गया है। बस अक्सर मैं अपनी बात के अंत में कहता हूं कि हम उस दिन की वेट कर रहे हैं कि जब मैं आनंद जी का फोटो खींचूंगा और वो मेरी फोटो खींचेंगे, तो हम क्या सोच रहे हैं, या जयदीप जी मेरी फोटो खींचेंगे मैं उनकी खींचूंगा, क्या सोच रहे हैं वो भी ट्रांसलेट कर लेंगे। तो ये हमारे समाज वैज्ञानिक शोध करेंगे कि वो सोसाइटी फिर कैसी होगी। तो ये सब चुनौतियां आने वाली हैं जो हमारी कल्पना में है। मोबाइल हम आज खरीदते हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है कल नया खरीदते हैं वो ठीक हो जाती है। लगता है यार मोबाइल 7 दिन बाद खरीदते तो नई तकनीक मिलती। इतनी तेजी से तकनीक चेंज हो रही है। तो लगभग 50 विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ कि हम विद्यार्थी और मित्र देश भर से जुड़े हैं। किसी के मन में यदि कोई सवाल उठ रहा हो तो वो आमंत्रित हैं और इस बीच में कि वो सवाल सोचें। मैं फिर प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे जो दोनों अतिथि हैं उनको ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो मैं आपको व्हाट्सएप पर भिजवा दूंगा, लेकिन फिर भी एक सम्मान के लिए ये हमारा ई मेमेंटो और ई सर्टिफिकेट। सर बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं हमारे दोनों प्रोमिनेंट स्पीकर्स को ई सर्टिफिकेट और ई मोमेंटोस के साथ उनका फेलिसिटेशन करूं। बहुत आभार के साथ और बहुत विनम्रता से मैं इसको ग्रहण करता हूँ और सर पुनः आपका आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्मृतियों में इसी तरह रहेंगे। जी। जब तक हमारे मित्र और यहाँ जुड़े हुए हैं वो अपना सवाल या तो पूछें या चैट बॉक्स में लिख दें तो भी जी, जवाब देने दी रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। हाँ आनंद जी। हाँ कोई सवाल? मुझे लगता है कोई सवाल नहीं है, सभी की जिज्ञासा है। सर एक मेरा सवाल है, मुझे जी। लगता है स्टूडेंट्स के दिमाग में भी होगा बट वो प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल आई वांट टू नो ऑन द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। सर हम इस एआई के आने से हमारे मीडिया का रोल क्या है इन फेस ऑफ ऑटोनोमस एंड एआई, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एथिकल कंसिडरेशन? मतलब हम एथिक्स को ध्यान में रखते हुए एआई का किस तरीके से यूज कर सकते हैं? और अगर देखा जाए तो हमारी जर्नलिस्ट इंटीग्रिटी मेंटेन करते हुए, मतलब ऐसा ना हो कि हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो एआई का यूज कर सकते हैं? आपका सवाल आनंद जी से है या मुझसे है, ये भी स्पष्ट सर आप लोगों में से कोई भी बता सकता है। आनंद जी। जयदीप जी आप ही बताइए सर। देखिए अच्छा सवाल है प्रियंका जी, और हो सकता है और भी जो युवा विद्यार्थी साथी सब जुड़े हैं उनके जहन में हो। जैसा मैं अपनी बात में भी कह रहा था कि दोनों ही तरीके से किसी भी तकनीक का उपयोग हो सकता है। अगर आपको किसी घटना का संदर्भ जुटाना है तो तुरंत वो संदर्भ आपको मिलता है कि स्रोत से वो आया है, कहाँ से आया है। उस घटना पर आपको एक बुनियादी कॉपी अगर देखनी है तो वो बन जाएगी, लेकिन उसमें आप अपना जोड़ घटाव करके उसको अपनी मूल कॉपी बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। समय घटता है। तो बहुत छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। जब नई दुनिया में मैं प्रशिक्षु था और फिर प्रूफ डेस्क से होते हुए फीचर डेस्क पे आया था, तो अभय छिजलानी जी जो उस वक्त प्रधान संपादक थे, उन्होंने ड्यूटी लगाई। भानु चौबे जी संपादकीय लिखा करते थे, उनसे कहा कि ये संपादकीय लिखवाओ इस नए बच्चे से रोज। मैं नई दुनिया का संपादकीय तो बहुत बड़ी चीज होती है, पर उन्होंने ड्यूटी लगाई तो कच्चे पक्के लिखता रहा और खूब मेहनत हुई, लेकिन उसका सबका बहुत फायदा मिला। लेकिन उसमें लब्बो लुआब ये है कि उसके लिए मैं नई दुनिया की लाइब्रेरी में जाता था। नई दुनिया की लाइब्रेरी अपने आप में एक बहुत
बड़ा मानक है, और वहां पर जिस तरह से संदर्भित किया गया था चीज, वो बहुत ही अलग तरीके से, बाहर के पत्रकार भी आकर उसको रिसर्च के लिए उपयोग करते थे, आईएएस के स्टूडेंट्स और सारे आईएएस डीएम वगैरह वहीं आते थे। तो मुझे सुबह 10:30-11 बजे जाना होता था, फिर मैं 1:30-2 बजे तक जो विषय सुबह सुझाया गया उस पर पढ़ता था, फिर 3-4 बजे तक उसको लिखता था, फिर करेक्शन होते थे, फिर 6-7 बजे हल्ला मचने लगता था कि पहला एडिशन छूट रहा है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी लाओ। जब बाद में धीरे धीरे ये सब डिजिटल तकनीक इवॉल्व हुई और मैं जुड़ा भी रहा उससे, वही जो मेरा 10:30 बजे से 2-2:30 बजे तक का समय था, वो मात्र 1 घंटे का रह गया, क्योंकि मैं सर्च कर पा रहा था रिलेवेंट रेफरेंसेस को, और उसी नई दुनिया के आर्काइव को भी डिजिटाइज करके इंडेक्स कर दिया गया। तो वो मुझे लाइब्रेरी में जाने की बजाय मैं जहां बैठा हूं वहीं मेरे डेस्कटॉप पर, मेरे लैपटॉप पर उस विषय पर जो भी मुझे विषय दिया गया है कि मुंबई में आतंकी हमला हो गया से लेकर सीरिया में कुछ हो गया, रशिया में कुछ हो गया, वो सारे संदर्भ जो लाइब्रेरी में हार्ड कॉपी में रखे थे वो मुझे मिल जाते थे। ऐसे ही एआई के माध्यम से आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उससे ले सकते हैं, उससे कॉपी बनवा सकते हैं, पॉइंटर्स बनवा सकते हैं, ग्राफिक्स बनवा सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं। तो ये सारा प्रयोग जो है वो एथिकल है। एथिकल तो तभी है जब आप उसमें झूठ डालेंगे, मॉर्फ करेंगे पिक्चर्स को, वीडियोस को मर्ज करेंगे, जो वीडियो सच नहीं है उसको सच, वो तो वैसे एआई के बिना भी हो रहा है। देखिए, समाज में शुरू से ही दोनों तरह के काम हो रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी, और अच्छे काम एआई नहीं था तब नहीं हो रहे थे ऐसा नहीं है, बुरे काम भी आज भी लोग फोटोशॉप को यूज करके, दूसरी चीजों को यूज करके, वीडियो एडिटर्स को यूज करके मॉर्फिंग कर रहे हैं। एआई केवल इतना कर दे रहा है कि उसको चमत्कारिक ढंग से बहुत जल्दी और बहुत ऐसे अनूठे तरीके से कर दे रहा है कि सच को पकड़ना मुश्किल हो रहा है, तो वो अनएथिकल है। लेकिन वहीं पर अगर वो मुझे संदर्भ जल्दी ढूंढने में, कोई कॉपी क्रिस्प करने में, कोई कॉपी थोड़ी संपादित करने में, जो संदर्भ मेरे पास उपलब्ध नहीं है उनको जुटाने में मदद कर रहा है, तो वो तो सारा अच्छा प्रयोग है और हमारे काम को आसान बनाने वाला प्रयोग। मुझे लगता है आपका उत्तर मिल गया हो। इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा ऐड करना चाहता था कि आप देखिए कि जो एआई है उसका सर ने जैसे बताया, बहुत अच्छी तरह बताया कि भाई किस तरह से एथिक्स है और किस तरह से चीजें हमारी जरूरी है। हमें जैसे अभी कुछ दिन पहले एक भास्कर ने एक प्रयोग किया था राजस्थान में कि जो प्रमुख नेता है उनकी तस्वीरें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तैयार की थी और वो अखबार में प्रकाशित की थी। तो उन्होंने नीचे आप उसका जो संदर्भ लिखा था वो पूरा एआई का लिखा था। अगर मान लीजिए कि कोई अखबार कोई खबर या कोई फोटो या कोई वीडियो कोई टेलीविजन चैनल ऐसा चलाता है तो उसमें नीचे जो आप है साभार या संदर्भ उसका लिखना जरूरी है। अगर वो नहीं लिखेंगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मैं किसी भी तरह का एक फोटो तैयार किया और मैंने उसको उसमें काम में ले लिया और वो मेरी खबर बना दी, तो वो हो सकता है कि आने वाली चीजों के लिए दिक्कत पैदा कर दे, क्योंकि वो एक गलत होगा। इसी तरह डाटा जो विश्लेषण है वो उस पे भी जैसे पूरी तरह से एआई पे नहीं निर्भर रहा जाए, उसको भी सर ने जैसे कहा कि पूरी तरह से उसकी छानबीन के बाद में या उसको उस तरह से किया जाए। एक चीज मैं जो कहना चाहता था कि एआई जो है वो आपका आइडिया कभी नहीं चुरा सकती। जो हमारे पत्रकारिता में कहा जाता है कि आमतौर पे कि आपका जो आइडिया है, दिमाग में जो आइडिया आया वो कोई नहीं चुरा सकता। हम जो खबरें सुबह सोचते हैं और एक खबर का एक जो हम सोचते हैं कि कौन सी खबर बनेगी जो बड़ी खबर होगी, उसका जो आइडिया आपके दिमाग में जो आता है पहले उपजता है, वो एआई कभी नहीं कर सकता। हम जैसे सुबह अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं और उससे हमारे एक आइडिया जनरेट होता है कि एक बहुत बड़ा मामला हम राजस्थान का या भारत का इसको बना सकते हैं, और इसकी अगर छानबीन की जाए, फील्ड में इसको देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। वो एआई कभी नहीं कर सकता। जी सर। लेकिन जयदीप जी और आनंद जी, कुछ अनुभव मेरे भी हैं। जैसे एक तो ये चैट जीपीटी की बात की, अभी जहां तक मेरी जानकारी है शायद 4 वर्जन है इनका, है ना, जो पेड है, और एक है फ्री। तो मैं आजकल फ्री वर्जन का उपयोग करता हूं जब भी कभी कोई बात देखनी होती है। हालांकि गलतियां भी मिलती है उसमें, बहुत सारी जगह देखने को मिला है, क्योंकि उसमें शायद डेटा पुराना फीड है। तो मैंने एक ऐसे ही जो कंप्यूटर्स के एक्सपर्ट थे उनसे बात की, और जब मैंने गूगल पे देखा कि जो पेड वर्जन है उसकी क्या मतलब सब्सक्रिप्शन है, तो $20 पर मंथ था। तो वो करीब आपको 2500-3000 का पड़ेगा, प्लस उसमें वो कन्वर्जिंग जो आपका उसका जो है ना, यहाँ का जो डॉलर को कन्वर्ट करेंगे आप इंडिया में, करेंसी को कन्वर्ट करने के, और वो आपके क्या लगता है ना, टैक्स वगैरह जो लगता है, तो उस चक्कर में वो करीब 2500-3000 का पड़ता है। तो मैंने उनसे पूछा कि फर्क क्या है दोनों में, तो उन्होंने कहा कि जो फ्री का है उससे बात करोगे आप, पूछोगे
तो ऐसा लगेगा जैसे 5वीं क्लास के बच्चे से बात कर रहे हैं, और पेड वाले से बात करोगे तो लगता है कि एक पीएचडी होल्डर से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉम्प्ट्स अपन डालते हैं उनको देखने के लिए, उसमें वो जो पेड वर्जन है वो आपको और अच्छा दे पाएगा। तो जो बड़े बड़े मीडिया हाउस में आप लोग काम कर रहे हैं, वहां तो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कॉमन आदमी के लिए तो वो शायद कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी प्रॉब्लम, मुझे पता नहीं पत्रकारिता में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे हमारे एकेडमिक्स में जो रिसर्च स्कॉलर है वो उसके पास अब जो स्टूडेंट्स हैं, विशेषकर ये जो बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो लाखों रुपए फीस लेकर के ये कोर्सेज करा रही है, वो सब समृद्ध परिवारों के बच्चे हैं जिनके पास ये सुविधाएं हैं। तो एक ऐसे ही हमारे स्टूडेंट ने बताया कि उनके एक स्टूडेंट ने उस चैट जीपीटी से ही बहुत बढ़िया सिनॉप्सिस बना ली। अब जब अपन उसी को देखेंगे, जब मैं लाइब्रेरी में जाता हूं, मैं आप दोनों मित्रों के पीछे देख रहा हूं कि इतनी किताबें रखी हुई हैं, जब किताब पढ़ता हूं तो उस पढ़ने के साथ 10 चीज और मिलती है मुझे, लेकिन जब मैंने प्रॉम्प्ट डाला कि एआई के उपयोग या दुरुपयोग नेगेटिव, तो वहीं वहीं तक सीमित हूं। लाइब्रेरी में जाता हूं तो मैं जब उसका इंडेक्स देखता हूं, किताब खोलता हूं, तो बहुत सारी चीजें मिलती है। मेरी पीड़ा यह है कि जब मैं देश में अलग जगह जा रहा हूं, आप लोग भी जाते हैं, विद्यार्थियों से संवाद करते हैं, पढ़ने की रुचि लगभग खत्म हो गई है। जैसे अब आपने बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे, कोई बच्चा तैयार नहीं हुआ, सवाल पूछने को भी तैयार नहीं है। तो वो जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है, अब उनको सवाल भी पूछना होगा तो गूगल कर लेंगे कि साहब 4 सवाल बता दीजिए हमको। तो वो जो हमारी एक मानसिक एक्सरसाइज की जो प्रवृत्ति होती थी पहले, शायद वो खत्म हो रही है। आप भी मेरे ख्याल जब पढ़ते थे तो 10 किताब रख के हम नोट्स बनाते थे, अब आप वहीं पे वो 10 वो बार लिखा, मैटर मिल गया और वो नोट्स बना लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक जो चुनौती है, और वो बात तो सही है कि सहजता ही है। आपने कहा कि वो नई दुनिया के पूरा आर्काइव्स बना दिया। एक पीएचडी वाइवा लेने में गया तो उस जो शोधार्थी थे, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर कोई काम किया था उनको, तो वो सारी की सारी लाइब्रेरी जो उनका है वहीं पे जाके उन्होंने वो स्क्रीन के ऊपर पूरा अखबार जो है वो देख लिया। लेकिन आज जब मैं भोपाल जाता हूँ विजय दत्त श्रीधर की लाइब्रेरी देखने के लिए, जहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला अंक है, पता नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया वालों के पास है कि नहीं है, उसको देख करके जो अनुभूति होती है, रोमांच होता है, वो शायद ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। तो क्या ये जो ऑनलाइन तकनीक है वो केवल रचनाधर्मी लोगों के लिए है कि आगे की बात सोच पाए? जो कॉमन आदमी है उसकी जो कल्पना शक्ति है या वो जो उसकी एक्सरसाइज है, उसका परिश्रम है, उसको कितना प्रोत्साहित करेगी ये कई बार मुझे लगता है कि ये इसके साथ एक जो चिंता है, वो जो मेंटल एक्सरसाइज 4 जनों के बीच में होती थी, वो शायद धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्रोजेक्ट वर्क देखिए आप, सब बच्चे वहीं से करके ले आते हैं। और बल्कि मेरी बिटिया का तो उदाहरण है कि उसने अपने इंस्टीट्यूट में एक वो जो प्रोजेक्ट दिया और उसके टीचर ने उसने खुद ने अपने उस पर डाल दिया गूगल के ऊपर, और अगले बैच के विद्यार्थी ने वही सवाल टीचर ने दे दिए और उसी को कॉपी करके सबमिट कर दिया। तो ये चुनौतियां बहुत तरह की हैं। तो राह कई बार मुझे लगता है आसान नहीं है, चुनौतियां इसके साथ बहुत है। बहुत सर, बहुत बिल्कुल। अच्छे और गंभीर मुद्दे सर आपने उठाए हैं। जी जो आपने एक तो पेड और अनपेड वाला मुद्दा उठाया, जी। तो उसका संदर्भ मैं बता देता हूं। जब चैट जीपीटी इन्होंने लॉन्च कर दिया, इनको हम्म, खुद नहीं पता था कि इनको इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। उससे जी आगे की बात ही हुई कि उसके एपीआईज वगैरह से जो कनेक्ट करके, जो टेक्निकल लोग हैं वो समझेंगे, उसकी एपीआईज को फ्री में कनेक्ट कर करके लोगों ने उसके ऊपर बिजनेस मॉडल्स खड़े कर लिए खूब सारे। और अच्छा। चैट जीपीटी के सर्वर्स पर जिस तरह के पिंग हुए, बहुत खतरनाक थे। लोगों ने $1 मिलियन के बिजनेसेस उस चैट जीपीटी के ऊपर खड़े कर लिए, क्योंकि वहां से प्रॉम्प्ट ले लेकर और वो अपनी बनाने लगे कोड। तब उनको समझ में आया कि यार हमारे सिस्टम की इतनी बरसों की मेहनत पर हमने तो पब्लिक के लिए ओपन किया था कि लोग देखें और उससे हमें डेटा मिले, लेकिन इस तरह लोग इसको यूज करके बिजनेस खड़ा कर लेंगे, ये नहीं सोचा था। और ये बिजनेस करेंगे तो हम थोड़ी चैरिटी के लिए कर रहे हैं, तो इसको पेड कर दो बिल्कुल। सबसे पहले तो थोड़ी रफ्तार इसकी धीमी होगी, इसलिए इसको पेड किया गया। और इसीलिए फिर जो होता ही है कि जो अगर मुफ्त में है तो वो कम रहेगा और पैसे में है तो ज्यादा रहेगा। नेचुरली। तो इससे आगे की महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजी में अभी भी काफी स्टेबल है, एक्यूरेसी फिर भी 70-80% है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अभी भी चैट जीपीटी खासतौर पर उतना अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। गूगल का जो बार्ड और उसके आगे जेमिनाई उन्होंने कर दिया है, वो फिर भी भारतीय, क्योंकि गूगल के पास भारतीय भाषाओं का बहुत बेहतर डेटा उपलब्ध है, क्योंकि गूगल के रास्ते से होकर ही सारा पब्लिकेशन होता है। गूगल ने उस चौकीदारी का बहुत बड़ा लाभ उठाया है और हमारे सारे डेटा को अपने पास संग्रहित कर लिया। तो हमारी सारी और दुनिया की सारी भाषाओं का सबसे ज्यादा डेटा किसी के पास है तो गूगल के पास।
इसीलिए गूगल का इंजन भाषाओं में इससे बेहतर काम आगे जाकर करेगा। आज उस टेक्नोलॉजी को क्रैक करने के मामले में चैट जीपीटी ने, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये दो बड़े कॉर्पोरेट्स की भी लड़ाई है जो लोग इसमें एकेडमिक इंटरेस्ट रखते हैं। दरअसल ये पूरी एआई की टेक्निक अखाड़ा बन गई है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों तकनीकी जायंट्स की लड़ाई का, क्योंकि आपने संदर्भ छेड़ ही दिया है और हम तो चलिए, ऐसा तो भविष्य मुझे लगता है बड़ा रोचक है। तो नेटवर्क चला गया शायद जयदीप जी का, लगता है। सर शायद थोड़ा बहुत, है ना? बिकॉज फोटो चली गई है, बट आई गेस सर हैं, माइक ऑन है और आई कैन सी। अच्छा, तो माइट भी कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ 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 हाँ। अभी एक किस्सा पढ़ा होगा आनंद जी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो भास्कर में रघुरमन जी को पढ़ रहा था कि एक घर में एक बंदर घुस गया। वो पिताजी गेट खुला छोड़ गए, छोटे बच्चे थे फर्स्ट फ्लोर पे, तो अंदर नीचे तमाशा किया बंदर ने। ऊपर गया तो उस बच्ची ने एलेस्का को कहा कि कुत्ते की आवाज निकालो, और अच्छा, एलेस्का ने वो जब कुत्ते की आवाज निकाली तो बंदर भाग गए। जरूर सर। जयदीप जी आपकी कनेक्टिविटी है इसकी, नेटवर्क की? जी जी नहीं, वो मेरा जो वेबकैम था अच्छा उसका कनेक्शन का, तो उसका ऑडियो नहीं पकड़ रहा था, वो वीडियो तो ले रहा था। खैर, तो अच्छा मैंने दूसरे अच्छा, कैमरे हाँ पे स्विच कर दिया। तो ये जी जी। मैं जो आपको बता रहा था कि इसके पीछे इन दोनों कॉर्पोरेट्स की भी लड़ाई है और वो भी बहुत दिलचस्प है स्टडी करना। बट बहरहाल आपने जो 2-3 मुद्दे उठाए हैं, बहुत हाँ संक्षिप्त हाँ टिप्पणी का विषय तो बहुत लंबा है। जी हाँ। कह रहा था सर, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट उन्होंने जो कहा है वो क्यों कहा है, मुझे लगा था कहीं से कोई सवाल आएगा। ये तकनीक अगर इतनी ही अच्छी है और उसके कुछ डीप फेक वगैरह जो मैंने बातें कही वो बहुत सतही दुष्प्रभाव है। बड़ा दुष्प्रभाव वो है जिसकी तरफ आपने हल्का इशारा किया। बड़ी समस्या वहां से शुरू होती है कि अगर हम इन्हीं के प्रॉम्प्ट्स के भरोसे अपना सारा काम करेंगे, प्रॉम्प्ट्स को, क्योंकि वो एक फीड किया हुआ डेटा है, किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, वो व्यक्ति अगर हमारे विचारों को कंट्रोल करने के लिए वहां फीड भी वही करेगा जो वो करना और बताना चाहता है, तो मनुष्यों का मशीनीकरण होगा। जो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कर मजाक उड़ा रहे हैं और लोग झूठा मूठा इतिहास, प्रोपेगेंडा और एजेंडा अभी उपलब्ध इंटरनेट के साधनों के माध्यम से तेजी से, देखिए चौर्य प्रवृत्ति जो आप कह रहे हैं कि चुरा लिया और डाल दिया, पहले क्या पीएचडी की थीसिस से चोरी नहीं होती थी, उसका सर्कुलेशन था, हार्ड बाउंड कॉपीज थी, उसको चुराना, कॉपी करना, फिर उससे बनाना, ये बड़ी मशक्कत का, तो चोरी में भी बड़ी श्रम की आवश्यकता थी और रिसोर्सेस नहीं थे कि उपलब्ध हो जाए। अगर वो सर की लॉकर में रखा है तो सर के लॉकर में ही रखा है, लॉकर खत्म हो गया, ताला निकल गया, इंटरनेट ने सब ओपन कर दिया। उपलब्धता होने से मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियां और भयावह रूप से उजागर हो गई। ये प्रवृत्तियां शुरू से थी, कॉपी पेस्ट करने की, काम को आसान बनाने की, शॉर्टकट ढूंढने की, ये मनुष्य प्रवृत्तियां हैं। इनसे बचने वाले को ही तो हम नमन करते हैं ना, जो नहीं करता ये तरह प्रवृत्ति, हम कहते हैं यार ये खुद लिखता है, ये कवि खुद लिखता है, ये थीसिस खुद लिखता है, ये अपनी स्टोरी खुद लिखता है। तो जो श्रम वाला मार्ग है उस पर चलने वाले व्यक्ति को पूरे समाज में हमेशा से ही सम्मान मिला है, आज नहीं तो कल मिला है, मिलेगा। रास्ता आपको तय करना है, बिल्कुल शॉर्टकट बिल्कुल। पे चलना है तो चलिए, लानतें मिलेगी, अपमान भी मिलेगा, पर शॉर्टकट करना, कॉपी पेस्ट करना, कर लीजिए, आप अपनी प्रतिभा को खुद कुंद कर रहे हैं। पर सही बात। सर और आनंद जी, ज्यादा बड़ी चुनौती यह है कि जब मशीन से ही हम सीखना समझना शुरू कर देंगे बजाय कि किताबों से और जिंदगी के अनुभवों से और अन्य उपलब्ध संदर्भों से, तो फिर वो मशीन हमें जिस दिशा में एक प्ले हुआ करता था ना, नयू योजोमा जो रोबोट वाला, जिसमें सारे मनुष्यों को, और इस पर अब हॉलीवुड की कई फिल्में भी बन चुकी हैं कि मैं जैसा बोलूं ये रोबोट वैसा करे, मैं ट्रेनिंग दूं वैसा युद्ध लड़े, मैं कहूं इसको मार तो इसको मारे, ये खुद नहीं दिमाग लगाने लगे कि इसको मैं गोली क्यों मार दूं भला। तो जब वो होगा, इस मशीन के प्रॉम्प्ट से ही हम अपनी बौद्धिक विकास की दिशा को तय करेंगे, तो वो हमारी बुद्धि को उस दिशा में ले जाएगा। कोई बड़ा कॉर्पोरेट, कोई बड़ा पॉलिटिशियन, कोई बड़ा राजनीतिक दल, कोई बड़ा विचारधारा का पुरोधा केवल अपनी विचारधारा को इस मशीन में प्रवाहित करके हमको केवल उतने ही प्रॉम्प्ट्स दिखाएगा, तो सोचिए समाज की स्थिति कितनी भयावह होगी। इसलिए ये से तुलना करने योग्य है। इस पे एक सर ने जो लास्ट में बात कही वो बहुत गंभीर बात कही है, और आज हम इसको देख सकते हैं कि आप देखिए कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, आप गूगल पे किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी तरह की साइट खोलिए, कुछ भी जानने के लिए आप साइट खोलिए,
सबसे पहला विज्ञापन आएगा साइड में, गारंटी वाला, कि मोदी की गारंटी। आप देखेंगे उसके पहला विज्ञापन आएगा। आपके कोई भी साइट खोल के देख लीजिए आप अभी, तो वो आएगा। तो आपने जैसे कहा कि इसका पैसे का जो, और कारपोरेट जिस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो विद्यार्थी हैं वो भी पैसे वाले ही, आमतौर पे जो खरीदेगा, नई चीजें खरीदेगा, वो पैसे वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज तो रहेगी। लेकिन सर ने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि हमारे जो किताबों का जो ज्ञान है, और जो किताबें पढ़ के हम जो चीजें करते हैं, या फील्ड की जो अनुभव से हम जो सीखते हैं, वो ये चीज कभी नहीं कर पाएगा एआई। क्योंकि किताबों से हम पढ़ते हैं तो सिर्फ किताब पढ़ते हैं तो सिर्फ ये चीजें नहीं लेती, कि हम जब खबर लिखने बैठते हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं, तो वो चीजें शब्द अपने आप सामने आते हैं, क्योंकि वो एक हमारे दिमाग में कहीं कहीं वो ठहर जाते हैं कुछ शब्द, और वो खबर लिखते समय अपने आप हमारे कंप्यूटर पे आ जाते हैं। तो ये एक चीजें हैं जो ये एआई हमारे कभी नहीं बदल सकती। लेकिन अब तो आनंद जी वो दौर आ गया है। अभी अपने यही एक चैनल में एक स्टूडेंट पिछली बार मैं जयपुर आया तो आया था, मुझे नहीं पता था वो कोई ऐप है आजकल, आपके पास इंग्लिश का पेज है, जैसे ही आपने क्लिक किया वो पूरा पेज ट्रांसलेट हो जाएगा। बिल्कुल। अब वो तो कहता है हम यही कर रहे हैं। जब आप ट्रांसलेट करते हो तो नए शब्द गढ़ते थे आप, अब वो मशीन ट्रांसलेट कर रही है। ठीक है, जैसा जयदीप जी ने कहा 70-80% तो ठीक है, 20% अपना दिमाग लगा लीजिए। अभी मैं पढ़ रहा था कि उसमें कोई इंगेजमेंट एक्टिविटी लिखा हुआ था, तो उसको हिंदी में देखा मैंने उस पैराग्राफ को, तो लिखा था सगाई गतिविधियां। तो मशीनों की भी ट्रेनिंग हो रही है, कल हो सकता है कि वो और बेहतर अनुवाद कर दे, है ना। कल गूगल ट्रांसलेट जो है, उसका जो बड़ी जो 500 वर्ड से ज्यादा वाला जो वर्जन है, उसको बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। और हाँ। आमतौर पे अखबारों में, मीडिया चैनल्स में उसका, और आपका सरकारी डिपार्टमेंट में, अभी इलेक्शन डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था, तो वहाँ एक पूरा अंग्रेजी का जो दिल्ली से आया था इलेक्शन का, और उसको उठा के उन बच्चे ने उसमें डाला, और पूरे का पूरा ट्रांसलेट करके सामने रख दिया। तो ये बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। इसीलिए उस ट्रांसलेशन को समझने के लिए इंग्लिश वर्जन देखना पड़ता है। चलिए, आने वाले समय में कई चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ा रोचक ये सारी चर्चा रही, और कहीं उस निराशा के बादल में आशा का संचार भी दिखाई दिया। हमारी जो अगली वेबिनार है वो परसों 3 मई को वर्ल्ड प्रेस डे है, तो वो हम उसका जो इस बार थीम प्रस्तावित किया है यूनेस्को ने, वो यही प्रस्तावित किया है कि प्रेस फॉर द अर्थ, पृथ्वी के लिए प्रेस। तो पर्यावरण की जो जर्नलिज्म हो रही है उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। तो उसमें ये जो अपना मैगजीन है डाउन टू अर्थ, उसकी शगुन कपिल जो करीब 10-12 साल से पत्रकारिता में है, और एक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी गाजियाबाद के मीडिया शिक्षक हैं जिनका पीएचडी थीसिस मीडिया और एनवायरनमेंट पे है, उनके साथ संवाद करेंगे। लिंक जो अभी आपको शेयर किया है सभी मित्रों को वो है, और डिटेल्स हम सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे। और ये हमारा जो शैक्षिक अभियान है इसको गति देने के लिए आपसे ये पूरी प्रोसीडिंग्स हम यूट्यूब पे डाल देंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ये अभियान और आगे बढ़े। और हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, करीब 650 लोग जुड़ चुके हैं। इस ग्रुप से लिंक हमने चैट बॉक्स में शेयर किया, जुड़ेंगे तो हमारी जो भी एक्टिविटीज है इसके बारे में आपको तुरंत सूचना मिल जाया करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वे वोट ऑफ थैंक्स जो है वो प्रपोज करें। प्रियंका जी। जी सर, थैंक यू सो मच। मैं भी आभार दूंगा। और प्रियंका जी से पहले एक छोटा सा जरूर सर, कि ये जी। सारे जो बच्चे हैं, जी सर। अगर पत्रकार सचमुच बनना चाहते हैं तो सवाल पूछना, बिल्कुल सही सही कह रहे अगर हैं। आप मुझे सवाल नहीं मतलब पूछेंगे तो आप पत्रकार नहीं बन पाएंगे। हाँ। एक थोड़ा सा अफसोस रहा कि आज सवाल नहीं आए। मैं सवालों को लेकर अधिक उत्साहित होता हूं बजाय कि अपने भाषण के। अब तो इतने भाषण दे लिए कि भाषण देने का मन ही नहीं करता। नहीं, अब तो जयदीप लगता है जी, कि ये सवाल आए और उसका जवाब दिया जाए। आप सही कह रहे हो। ये पीड़ा मैंने प्रियंका जी को और इनके डायरेक्टर को भी कहा है। कई बार 100-125 विद्यार्थी और मित्र जुड़ते हैं, लेकिन सवाल एक भी नहीं हो रहा है पिछले कुछ वेबिनार से। तो जब तक सवाल नहीं होता है तो लगता ही नहीं है कि कहीं कोई चर्चा हुई है। तो ये तो आप मजा सही नहीं कह रहे आता हैं कि कि क्या है कि ये तो हमें तो पता ही है। हाँ, हम अपने कोई बुद्धि विलास के लिए नहीं जुड़ रहे, हम तो इसलिए जुड़ रहे हैं कि जो नई जनरेशन जर्नलिज्म में आ रही है। उनको तैयार करें। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन बिल्कुल सर। सवाल नहीं हो रहा है। मैं और कोशिश करूंगी कि जो भी हमारे बच्चे हैं मैं उनको एनकरेज करूं कि वो अपने टॉपिक्स को रेज करें, बिकॉज मुझे खुद का अगर मैं टाइम याद करूं तो मैं खुद भी सवालों से बहुत ज्यादा
भरी हुई रहती हूँ। जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता था मेरे दिमाग में वो क्वेश्चंस रेज हो जाते थे कि नहीं अब ये पूछना है, अब ये पूछना है। और बहुत बार ऐसा होता था कि मैं बढ़ने ही नहीं देती थी, हमारी टीचर्स को वहीं पे रोक लेती थी, वो मुझे रोकते थे कि रुक जाओ, लेट मी फिनिश, फिर आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो नहीं वो प्रियंका जी, आप curiosity- एक प्रयोग कर सकती हैं कि जो अपना विषय है आप उस विषय पे 15 मिनट अपनी क्लास में उसी दिन बात कर लें और जी विद्यार्थियों को कहें कि भाई आप शाम को सवाल पूछिएगा। जी तो बिल्कुल थोड़ा सर, सा ठीक है। मोटिवेट शिक्षक के रूप में करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। अपन रिकॉर्डिंग शेयर भी करते हैं, बच्चों के लिए भी अच्छा है। जी जैसे राइट। पहले पाठकों के नाम पत्र लिखते थे ना ये, तो अब होगा कि जी सब सर, सवाल पूछा है तो यूट्यूब पे सब लोग देखेंगे, सुनेंगे उनको, जी है ठीक है सर। ना। थोड़ा मोटिवेट कीजिए आप भी, जी क्योंकि मेरे जी पास सर तो अब बिल्कुल। कैप्टिव ऑडियंस नहीं है। जी सर ठीक है सर, ठीक है। जी। जी सर, अभी बस वोट ऑफ थैंक्स कर लेते हैं। As we conclude हाँ, today's session on the impact of automation and AI in the media industry workforce is transformative and far-reaching. These technology often the potential for enhanced efficiency, accuracy, and creativity in media production and distribution. I would like to express my gratitude to our speaker, Shri Jaideep sir, who is editor Amar Ujala, Digital New Delhi, and another speaker who is Shri Anand Chaudhary, a special correspondent Rajasthan, India Today, Delhi. A special thanks to Professor Sanjeev sir and Professor Aman Huda sir, Director BVI CAM, and for their support and contribution and knowledge transformation through these non-stoppable webinars and your guidance as well. And this all information you share with us is very essential for us and also contribute in our enhancing knowledge for long run. Thank you so much, sir, for your contribution. A big thank you to Thanks, our sir. technical staff, Professor, Assistant Professor Ayushi ma'am, who is convener of this event, and Pushpinder sir, who is supporting in technical team. Thank you so much, sir, for your contribution in the webinar. And thank you so much for all the participant who is connected with us. And I request all of you to attend this webinar and also contribute and interact as well. Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. धन्यवाद Right, सभी sir. को, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है साहब, लीव होम क्विट करें ना, है ना? जी सर, ठीक है आनंद जी। ठीक है सर, Thank- थैंक यू सो मच।